थैंक यू वेरी मच अमार भाई, ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी बाकी बाकी सबका भी शुक्रिया। अमार भाई इन्वेस्टर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और ट्रेनर भी हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं सरमाया के साथ। अमार भाई, तीसरा बैच चल रहा है आपका या चौथा है अभी? एक्चुअली अभी थर्ड बैच स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। अमार भाई, आपको ज़हमत इसलिए दी है कि हम जो कैपिटल मार्केट्स में काम करते हैं या पैशन है, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे सबके माइंड में हैं। एंड आई जस्ट ट्वीटेड अबाउट दैट, व्हाट इफ। तो बहुत सारे व्हाट इफ्स हैं, इसलिए आपको ज़हमत दी है कि एटलीस्ट जो 3 क्वेश्चन है ना मेन, वो आपसे डिस्कस कर सकें। मैं बारी-बारी बाद में पूछूँगा, लेकिन वो 3 क्वेश्चन ये हैं। व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट गोज़ टू 20%? अभी जो कंसेंसस आ रहा था पार्टिसिपेंट्स का, वो ये था कि शायद 18% हो जाए, अभी 16 से 18 चला जाए और फिर कुछ टाइम के बाद 20 तक भी जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की जो सूरत-ए-हाल है वो एटलीस्ट हमसे तो कंट्रोल नहीं हो रही। और दूसरा, बहुत ज़्यादा फ़ियर है लोगों में, पैनिक भी है कि पाकिस्तान में भी डिफ़ॉल्ट हो जाए, क्योंकि रिज़र्व्स वगैरह की जो सिचुएशन है और जो अपकमिंग पेमेंट्स हैं। और उसके बाद एक टेक्निकल है क्वेश्चन जो कि है कि मार्केट अगर और यहाँ से क्रैश हो जाए, तो मेबी मैं लिटिल बिट 2 मिनट्स स्पेंड कर देता हूँ ऑन द टेक्निकल साइड। अगर अभी मैंने एक चार्ट भी शेयर किए थे, वो मैं चार्ट स्क्रीन पे देख लेता हूँ। अगर हम डेली का चार्ट देखें तो मार्केट की जो सपोर्ट बन रही है, ये तकरीबन उसने 2 दफ़ा सपोर्ट ले ली है। वो चैनल्स की बॉटम लाइन्स हैं, वो बनती है 38,200 86 के पास। तो ये एक अच्छी सपोर्ट है। इस पे सपोर्ट ली भी थी मार्केट ने को 3-4 दिन पहले, एक अपसाइड भी दी थी, लेकिन फिर नेगेटिविटी आई उसमें और मार्केट थोड़ी-सी नीचे करेक्ट हुई। अब अगर हम लॉन्ग टर्म के भी देखें चार्ट्स वगैरह को, अगर हम वीकली देख लेते हैं या मंथली भी देख लें, तो उसमें हमें लगता है कि ये 38,000 एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, अच्छा एरिया है। इसको मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके ऊपर-ऊपर रहना चाहिए मार्केट को। लेकिन जैसा कि मंडे को स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट वाली मीटिंग भी है, तो मेबी मार्केट थोड़ा-सा प्रेशर ले जाए। लेकिन जैसा कि अभी मार्केट 400 पॉइंट 38,000 से ऊपर है, तो ये 400 पॉइंट की अगर डिप आती है, तो वो मैंने एक चार्ट में ग्रीन डॉट बनाया हुआ है, जो कि 50% रिट्रेसमेंट भी है कोविड रैली की। तो कोविड रैली की ये रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोविड रैली की बॉटम पे बाय किया था जब मार्केट 27,000 के पास थी और वो ऊपर जाके 47 के पास उन्होंने ऑफलोड किया नीचे-नीचे, तो अब ये एक अच्छा एरिया होता है जब 50% तक रिट्रेस मार्केट हो जाए, तो वहाँ पे बाइंग आती है। अगर 38 बरकरार नहीं रहता ड्यू टू द ऑनगोइंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन, तो फिर नीचे मार्केट में भी कोई कुछ पॉइंट्स नीचे चली जाए, वो देखेंगे फिर क्या सूरत-ए-हाल बनती है। और अमार भाई से भी पूछेंगे कि अगर मार्केट 38,000 भी ब्रेक कर जाती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अमार भाई, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट रेट, जो मेरा शुरू से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि डार साहब को अगर जानते हुए कि शायद ये 15% से ना बढ़ाएँ, इन्होंने 15% पे मेंटेन भी किया था और अब 16% पे जा चुका है और अभी जो कंसेंसस है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कि वो 200 बिप्स तक बढ़ जाए, 18 पे चला जाए। और मेरे कुछ दोस्त हैं वो तो चाह रहे हैं कि 20% तक इसे जाना चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट अगले हफ्ते 18% होता है, फिर 20% होता है,
तो आपको तो पता ही है कौन आपसे बेटर जानता है, क्योंकि ये जो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है पाकिस्तान प्रोफाइल का कलर्स वाला कि किस तरह इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट करता है मार्केट को, ये आपका ही आइडिया जो है इम्प्लीमेंट किया जो आपने पढ़ाया था ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो अभी आप अगर हमें गाइड करें कि इंटरेस्ट रेट 18-20 हो जाता है, एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जैसा कि मैंने ट्वीट में मेंशन किया था, हमारे लिए डूज़ एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? थैंक यू ठीक उमर भाई। है, thank you so much, Khizr bhai, for the introduction and explaining a little bit of technical. So टेक्निकल अगर देखा जाए तो खैर वो तो आप फराज भाई इज द एक्सपर्ट, तो आप उनको किसी नेक्स्ट सेशन में या जब भी आप बुलाएं तो आप उनसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं। लेकिन फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं बड़ा एक सिंपल शुरू शुरू में ही सबको बता दूं कि भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो असल में कहा जाता है वो है ना, ये असल घबराने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो लोग अब तो सुन के घबरा जाते हैं, लेकिन द सिचुएशन इज नॉट दैट हार्मफुल। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करता चलूँ कि मैं मेरी कोशिश ये होती है कि आई एक्सप्लेन इन अ वे कि एक रिटेल इन्वेस्टर या एक लेमैन जो है उसको सारी चीजों का समझ आ जाए। ठीक है, और दूसरा आपने कोर्स का भी थोड़ा सा बात कर दी, जैसे ये जो ग्राफ आपने शेयर किया हुआ, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कोर्स एज वेल। तो इसमें हमने सारा वो चीज रिलेशन विद स्टॉक मार्केट वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है। जहां तक आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं ना, उससे पहले पहले ये समझना होता है कि ये इन्फ्लेशन जो है ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है बेसिकली, एंड दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। गवर्नमेंट्स दुनिया की जितनी भी आप कह लें, जो कंट्री भी आप देख लो, जो भी सेंट्रल बैंक्स आप देख लो, उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो दो होती है। एक, नंबर वन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन को ज्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम इन्फ्लेशन को काबू में ले आए तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा मुतासिर नहीं होगी। तो सिर्फ इन्फ्लेशन के ऊपर ही सेंट्रल बैंक का काम होता है। एंड आई विल एक्नॉलेज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि इन्होंने अच्छे मेजर्स लिए हैं। अगर ये मेजर्स ना लेते तो हम शायद श्रीलंका वाली सिचुएशन में आ सकते थे, लेकिन अब इन्होंने काफी हद तक सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया। एंड आई विल टॉक अबाउट इट इन लाइक अ फ्यू मिनट्स मोर। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि सीपीआई जो है, जैसे इन्फ्लेशन है, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखना चाहिए। अच्छा, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होती है, एक लेमैन की तरह मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज कि आप एक मार्केट में हैं और वो मार्केट आपके मुल्क की सिर्फ एक ही मार्केट है और उसमें डिफरेंट दुकानदार है। सो एक बंदा जो है वो दूध बेच रहा है, एक बंदा जो है वो अंडे बेच रहा है, एक बंदा जो है वो टी शर्ट्स बेच रहा है। ठीक है, एक बंदा जो है वो गाड़ियां बेच रहा है या लग्जरी आइटम्स बेच रहा है, एक बंदा फर्नीचर बेच रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप समझिए चार पांच दुकानें ही सिर्फ उस मार्केट का हिस्सा हैं। अच्छा, वहां पे क्या होगा कि पहले साल में अगर आप देखना चाहो कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है, महंगाई ज्यादा तो नहीं, कम तो नहीं, तो आप क्या करते हो कि आप एक इंडेक्स बनाते हो जिसको कहते हैं सीपीआई। आप पूछते हो टी शर्ट वाले से कितने की बेच रहे हो, तो वो कहेगा जी मैं 300 रुपए की शर्ट बेच रहा हूँ। गाड़ी वाला कहेगा जी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप, दूध वाला कहेगा कि जी मैं 150 रुपए लीटर या जो भी रेट चल रहा है 150 रुपए लीटर मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक इंडेक्स सामने रख लेते हो। एक साल के बाद आप ये देखते हो कि भाई वो जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं कि कम हुए हैं। अगर बढ़ गए, लेट्स सपोज कि वो 10 गुना बढ़े, तो कोई चीजें 10 गुना बढ़ी होंगी, कुछ जो है वो 5% बढ़ी होंगी, कुछ 30% बढ़ी होंगी। ठीक है, तो गाड़ी लेट्स सपोज के 13 लाख पे चलेगी, 30% हो गया। ठीक है, और अगर आपकी शर्ट्स हैं तो वो थोड़ी सी कम बढ़ी है, 5% बढ़ी है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि आपने इंडेक्स जो एक आपने बस लिखा हुआ था सीपीआई, उसको एक नंबर दिया हुआ था, लेट्स सपोज 100 दिया हुआ था आपने, और अगले साल कंबाइंड जो है आपका वो 10% बढ़ गया। तो 10% आप क्या करते हो, सीपीआई के अंदर ऐड कर देते हो, तो 110 हो गया। तो ये 10% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आप इसको इन्फ्लेशन कहते हो कि 10% इन्फ्लेशन बढ़ी है। अच्छा, जब मजेदारी वाली बात है कि लोग इस चीज को समझते नहीं है कि ये जो परसेंटेज जो है ना, इसको टारगेट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब लेट्स सपोज के 30% आपकी उस टाइम इस साल इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो 100 का इंडेक्स कितना हुआ, 130। अब 30% अगले साल बढ़ेगी, तो वो 130 वाली प्राइस जो है वो 30% आप करो तो दिस इज अराउंड 169 बनेगा, तो 170 समझ लेते हैं।
तो एक आइटम जो है 100 रुपीज की पहले साल 130 की, दूसरे साल 170 चली गई, तो ये 70% आपकी एक चीज बढ़ गई है। अब होता क्या है कि दुनिया भर में सीपीआई हमेशा इसी तरीके से 30% इंक्रीज नहीं करती, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि थोड़ा स्लो डाउन आता है। तो लेट्स सपोज कि तीसरे साल आपकी 170 थी, तो सिर्फ 170 से इंक्रीज होके तकरीबन आप कह लो 185 आ गई। तो 185 जो है ये 10% से भी कम है, ठीक है। हालांकि ये चीज तो रेट तो बढ़ा, लेकिन 10% से कम आ गया। अब ऑल ओवर द गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो टारगेट सेट करती हैं कि हमारी टारगेट रेंज में आए। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर 5 से 7% है, अमेरिका के अंदर 2% है। अभी जो रिसेंटली क्या हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, आहिस्ता आहिस्ता चीजें, इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे आना शुरू हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम अमेरिका। अभी अमेरिका से नीचे आना शुरू हुई है, बाकी कंट्रीज की अभी नहीं आई हैं, अभी पाकिस्तान की भी थोड़ी सी ऊपर ही है। तो ये होगा आने वाले मंथ्स के अंदर, जैसे अमेरिका के अंदर थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुई हैं, इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज में भी नीचे आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि 2008 का पीरियड देख लें, 2001 का पीरियड देख लें, जितनी तेजी से इन्फ्लेशन के रेट ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से ये नीचे भी गिरते हैं। सो दिस मीन्स कि अगर आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई पिछले 1 डेढ़ साल से ऊपर जा चुकी है, तो आने वाले वक्त में ये नीचे आएगी। और आई सी कि इसी साल तो अमेरिका की शायद टारगेट रेंज में ही आ जाएगी, तो और बाकी जो कंट्रीज हैं दे विल फॉलो एज वेल, ठीक है। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, दूसरी बात, अगर सिर्फ पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो ना, 20% जो आप बात कर रहे हैं कि दिस इज 20% इंक्रीज हो जाएगा, अभी 16% आई थिंक, तो 16% से 18% जा सकती है या 20% जा सकती है। अच्छा, पाकिस्तान का जो है रिसेंटली वो यही मसला पड़ा था पहले कि ग्लोबल इकोनॉमिक सारी ऊपर जा रही हैं, दुनिया भर में सारी चीजें महंगी हो रही थी, एंड देन उसके ऊपर क्या हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर आ गई। रशिया यूक्रेन की वॉर आई, हुआ क्या कि सप्लाई शॉक्स आ गए और आपके ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई। अब पाकिस्तान को, आपका पता है कि पाकिस्तान, ये मेरे कोर्स का एक हिस्सा भी है जिसमें ये बताता हूँ कि पाकिस्तान के किसके ऊपर चलता है, एनी कंट्री प्रोफाइल, यानी कि दुनिया का कोई भी कंट्री आप देखें कि वो किन किन चीजों पे चलता है, तो हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ते हैं उसके। तो पाकिस्तान जो है वो हैविली डिपेंडेंट ऑन ऑयल है, यानी कि 33 से 40% जो आपके बिल्स बनते हैं, इंपोर्ट बिल बनता है, वो ऑयल के ऊपर है। अब पिछले साल आपके सप्लाई शॉक्स हुए, तो ऑयल के रेट्स इतने बढ़ गए कि आपको, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सब्सिडी देनी पड़ गई थी, और सब्सिडी दी तो फिर आपके जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा इनके पैसे पड़े होते हैं, जो कि आपने इमरजेंसी में यूज करने होते हैं, आपको वो यूज करने पड़े, तो बात यहां तक आ गई कि आपकी डिफॉल्ट की बातें शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि फिर गवर्नमेंट को रेट्स बढ़ाने पड़े थे, क्योंकि वो अपनी जेब से पेट्रोल के पैसे नहीं दे सकती, ठीक है। और उसके बाद हमारा मसला एक और आ गया कि फ्लड्स आ गए। अगर फ्लड्स ना आते तो हो सकता था कि हमारे सितंबर और अक्टूबर के पीरियड के दरमियान इन्फ्लेशन आपकी नीचे आ जानी थी, जो कि थोड़ी सी एलिवेटेड इसी वजह से हो गई कि फ्लड्स आ गए। अच्छा, फ्लड्स की वजह से आपके क्या हुआ कि शॉक्स, थोड़ा सा आपकी गंदुम कम हो गई, आपके जो है बाकी राइस चावल वगैरह कम हो गए, तो ये कोर इन्फ्लेशन के अंदर आता है। कोर इन्फ्लेशन कहते हैं वो वाली महंगाई जिसके अंदर आपके फूड एनर्जी शामिल हो। तो अच्छा, अब यहाँ पे आ गए, तो ये रेट्स हमारे क्या हुए कि नीचे आने के बजाय थोड़े से स्टेबल हो गए, या थोड़े से भी थोड़ा हर एक महीने ऊपर जाते हैं, तो थोड़े में एक आध महीना नीचे आ जाता है। अब सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रही है, एंड दिस कैन बी फ्रॉम आईएमएफ कंडीशन एज वेल, वो कह रहे हैं कि आप इसको, इस चीज को कंट्रोल करें, ठीक है। और कंट्रोल करने के लिए क्या होगा कि आप थोड़े से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। अब इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाओगे तो क्या होगा कि आपकी इन्फ्लेशन थोड़ी सी महदूद हो जाएगी। अब दुनिया भर में बाकी चीजें नीचे आ रही हैं, ऑयल की प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं, अमेरिका की इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके मुल्क के अंदर भी वही चीजें इस्तेमाल होती हैं, ऑयल भी यूज होता है, और बाकी चीजें भी ऑयल से ताल्लुक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इनके भी रेट्स नीचे आ जाएंगे। अगर सेंट्रल बैंक अभी बढ़ा रहा है, तो इन्फ्लेशन वी कैन सी एकदम से शार्प डिक्रीज आ जाएगा थोड़े अरसे के अंदर, थोड़े अरसे में आ जाएगा। दैट कुड बी द आइडियल टाइम कि आप फिर इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा थोड़ा सा डिक्लाइन करना शुरू कर दें, एंड दिस वुड बी द टाइम कि आप इतनी रैली देखेंगे मार्केट्स के अंदर
कि आप अगले 5-6 साल कहेंगे कि यार इससे बेहतर मार्केट कोई है ही नहीं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स जो हैं वो आपको बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आएंगे। सो दिस इज माय व्यू कि पहले हमें सीपीआई को समझना चाहिए कि परसेंटेज में हम देखते हैं, नॉट जस्ट कि भाई इन्फ्लेशन महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर वो आपके टारगेट के अंदर आ जाए तो दिस मीन्स कि अब जो है सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज ला सकती है। थैंक यू अमार भाई। अमार भाई, अगर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है गोल्ड की साइड में या कहीं और फिक्स्ड इनकम में, ऑफ कोर्स जिस तरह इंटरेस्ट रेट काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो व्हाट वुड बी द राइट टाइम कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट उधर से ऑफलोड करें और इक्विटीज में डालना शुरू करें? तो एक दो अगर पॉइंट बता दें या फ्लैग बता दें जो कि हम देखें और देन वी स्टार्ट बाइंग। अच्छा, इसमें एक तो हमने मजेदारी वाली काम ये किया है कि जो बैच 3 से हमने स्टार्ट किया, एक पोर्टफोलियो हम सबको कहते हैं कि आपने ना वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाना है। तो जो जो आप लर्निंग कर रहे हो ना, तो वो 1 लाख रुपए हम कहते हैं कि आप एज सच आप ये समझे कि 1 लाख रुपए आपने डाले हैं, ठीक है, और डमी पोर्टफोलियो आप बना रहे हो। तो अब बेस्ड ऑन लर्निंग्स आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो वो हम क्या कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट जो है इस चीज को यूज कर रहा है। एंड बैच 3 से हमने स्टार्ट किया और बाय द एंड ऑफ आवर थर्ड बैच आप देखें तो स्टॉक मार्केट नीचे है, और मेरे सारे स्टूडेंट जो थे उनके सबके पोर्टफोलियो जो है वो दैट वर इन पॉजिटिव, बल्कि पॉजिटिव नहीं, काफी जबरदस्त रिटर्न्स थे। मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट वाज डाउन, अभी महीने पहले हम देख रहे थे तो मार्केट वाज डाउन अराउंड -5%, और हमारा रिटर्न जो था वो +5% तकरीबन सबका इससे ऊपर था। उसकी वजह ये थी कि हम क्या करते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट्स की जो सिचुएशन जा रही है उसके मुताबिक कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। देयर सर्टेन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आउट देयर, ठीक है। अब गोल्ड भी है उसमें, आपका डॉलर भी है, आपका मनी मार्केट भी है, और उसके अलावा आपकी स्टॉक मार्केट भी है। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ये नहीं होता कि आपका भाई स्टॉक मार्केट के आपको लग रहा है कि अच्छे टाइम है तो सारा का सारा आप स्टॉक मार्केट में डाल दो, या अगर आपको लगता है कि मनी मार्केट के रिटर्न्स बहुत बेहतरीन है तो सारा कुछ आप मनी मार्केट में डाल दो। अगर अभी सिचुएशन देखी जाए तो मैंने यही सबको बताया था कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा आप, अगर आपको लगता है कि मनी मार्केट से रिटर्न ज्यादा आ रहा है तो वहां पे ज्यादा डालें। गोल्ड आपको लगता है बेहतर या डॉलर आपको बेहतर लगता है तो आप उसमें पैसे ज्यादा डाल दो, स्टॉक मार्केट में निस्बतन थोड़ा कम कर लो। लेकिन ओवरऑल दे नो कि भाई मार्केट जो है जब रिटर्न आना शुरू होता है तो सबसे बेहतरीन रिटर्न स्टॉक मार्केट से ही होता है। तो अभी तो ये है कि जैसे 17% आपका फिक्स इनकम में रिटर्न है, तो मोस्टली क्या है कि फिक्स इनकम में भी काफी लोगों ने पैसे डाले हैं। और क्या होगा कि जब जैसे ही आपकी ये इन्फ्लेशन का थोड़ा थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाएगा, देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट शिफ्टिंग योर मनी टूवर्ड्स इट। अच्छा, द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि आप म्यूचुअल फंड्स को साथ साथ मद्देनजर रखें। उसकी वजह ये होती है कि म्यूचुअल फंड्स एकदम से पैसे नहीं डालते, या स्मार्ट मनी भी कह लें आप, स्मार्ट मनी या म्यूचुअल फंड्स एकदम से पैसे नहीं डालते। उनको लगता है टाइम, 6 महीने या 1 साल के अंदर वो पूरा अपना पोर्टफोलियो वहां पे शिफ्ट करते हैं। हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर, हमें ये पता हो कि किस टाइम पे मार्केट में जाना चाहिए, किस टाइम नहीं जाना चाहिए, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा एलिमेंट है जिसको आप यूज करके यू कैन शिफ्ट टूवर्ड्स दैट। अगर पोर्टफोलियो की बात करें किया जाए तो अभी वी आर वेल, मैंने ये काम किया है कि मैं थोड़ा सा शेयर करता रहता हूँ हर 15-20 दिन बाद या 30 डेज के बाद कि मेरा पोर्टफोलियो क्या रिटर्न जा रहा है। सो आप भी उसी तरीके से जो जिनको जैसे लगता है दैट दे कैन शिफ्ट देयर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू दैट। थैंक यू अमार भाई। अच्छा अमार भाई, मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सरमाया डॉट पीके पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन है, ऊपर देखेंगे आप तो पोर्टफोलियो की। तो फॉर एग्जांपल अगर आप राइट नाउ बाय नहीं भी करते तो एटलीस्ट वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसमें आप स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें, शॉर्ट करें, एक डमी पोर्टफोलियो आपका होगा। उसको जब आप रियल में शुरू करेंगे तो वो सारा डेटा डिलीट भी कर सकते हैं आप। और वहाँ पे जब आप अपना पोर्टफोलियो बना देंगे तो वहाँ पे आप अगर डैशबोर्ड वगैरह में जाएँगे तो आपको बेंचमार्क की डिटेल मिल जाएँगी कि आपका पोर्टफोलियो जो है अगेंस्ट द बेंचमार्क जो कि केएससी 100 है वो किस तरह परफ़ॉर्म कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा
अच्छी ऑप्शन है अपने आप को अकाउंटेबल करने की या अपने अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करने की। तो जो मैं समझा हूँ अमार भाई से कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स फिक्स्ड इनकम में हैं या और लेस रिस्क या सेफ एसेट्स में हैं, तो एट लीस्ट अभी हमें थोड़ा-थोड़ा इस साइड में आ जाना चाहिए, इक्विटीज़ साइड में। अपना पोर्टफोलियो बनाएँ, वहाँ पे आप थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करें स्टॉक्स को, डिस्कस करें। सरमाया कम्युनिटी के वेब पेज पे काफ़ी मैं देखता हूँ वो एक नॉन फाइनेंशियल आई मीन उसमें कोई सरमाया का फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, तो वहाँ पे मेरे ख़्याल है कोई 10,000 लोग पहुँचने वाले हैं और वो मोस्ट ऑफ दोज़ पीपल आर वेरी वेल एजुकेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं और मैं देखता हूँ सारा दिन वो अच्छी डिस्कशन कर रहे होते हैं। समटाइम मैं भी फ्री हूँ तो वहाँ शेयर कर देता हूँ मैं भी चार्ट्स वग़ैरह अपने। तो ये था थोड़ा-सा पोर्टफोलियो वगैरह का। अच्छा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर भाई जो कि काफ़ी पैनिक भी क्रिएट कर रहा है, फ़ियर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट से बात करें तो वो कहते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान तो नहीं होगा, बट देयर इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट टाइम। अगर पाकिस्तान हम इसको डिस्कस नहीं करते, होगा, नहीं होगा, गॉड फॉरबिड वो वी लीव इट असाइड क्या होता है बट एट लीस्ट हम इस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है इन दैट सिचुएशन हम जैसे जो हैं रिटेल इन्वेस्टर इनको क्या करना चाहिए? अच्छा खिजर भाई, एक तो वो आप जैसे पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, मैं उसमें एक चीज ऐड इन कर दूं। तो जो हम ट्रेनिंग बेसिकली करवा रहे हैं ना फंडामेंटल की, इस दफा हमने यही किया है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट के लेक्चर 2 के बाद जो चीज भी आप सीखते जा रहे हो ना, आपको पोर्टफोलियो के अंदर हम सिखाते हैं कि किस तरीके से आपने ऐड इन करना है उसको। आप जो जो आपने लर्निंग की है उस लेक्चर के अंदर, गो आउट देयर और आपने पोर्टफोलियो के अंदर वो खरीदें। और बाय द लाइव लाइव सेशन जो होता है उसके अंदर आई व्हाट आई डू इज कि मैं चेक करता हूं कि अगर आपने सही तरीके से जो लर्निंग की है बेस्ड ऑन द सिचुएशन, वो आपने सही चीज खरीदी है कि नहीं, या सही कंडीशंस को अप्लाई किया कि नहीं। सो दिस इज व्हाट वी डू। और बाय द एंड ऑफ जो पूरा आपका सेशन हो जाता है, यानी कि पूरा आपका बैच गुजर जाता है, फिर आपको ये समझ आती है कि किस साइड पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर फॉर यू। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि बड़ा पैनिक वाला क्वेश्चन है हर बंदे के दिमाग में, कि व्हाट इफ डिफॉल्ट हैपेंस, या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो एक तो मैं पहले आपको ये बताता चलूं अगेन वो द रिटेल इन्वेस्टर्स के डिफॉल्ट को पहले समझने की जरूरत है, ये होता क्या है। इन लॉ इन लेमन वर्ड्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे दुकानदार की मैंने एग्जांपल दी ना, और अगर आप एक टी शर्ट कंपनी है, लेट्स सपोज की टी शर्ट कंपनी आप, तो आपको ना 10 इन्वेस्टर्स ने डिफरेंट डिफरेंट पैसे दिए हैं, ठीक है, टू इन्वेस्ट के यार हमसे पैसे लो और इन्वेस्ट करो, खुद भी पैसे बनाओ और हमें भी उसका रिटर्न दो। तो होता क्या है कि डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक या दो बंदों के पैसे आप देने के काबिल नहीं हो, तो उसको कह देंगे डिफॉल्ट। अच्छा, डिफॉल्ट होगा तो उससे होगा क्या कि जो बाकी इन्वेस्टर्स होंगे वो थोड़े से कॉशियस हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई हाँ, जो हमने आपको पैसे दिए हैं वो आप तो रिटर्न ही नहीं कर रहे, दूसरे इन्वेस्टर को तो आपने पैसे रिटर्न नहीं करने, तो हम या तो आपको पैसे ही नहीं देंगे, या तो अगर हम पैसे आपको देंगे तो हम बहुत ज्यादा ऊपर चार्ज करेंगे, क्योंकि रिस्क है इसमें। जहां ज्यादा रिस्क होगा तो वो आपसे डिमांड भी करेंगे ज्यादा पैसे। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें श्रीलंका का जो सिचुएशन थी ना डिफॉल्ट की, वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने शुरू में जैसे कहा ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मैं एक्नॉलेज करूंगा कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को पहले ही बढ़ाना शुरू कर दिया। श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि श्रीलंका की बहुत ज्यादा जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है ना, वो टूरिज्म पे ऊपर डिपेंड करती है। कोविड आया और उनकी टूरिज्म एकदम से नीचे चली गई, ठीक है। उन्होंने गलती ये की थी कि जैसे ही उनकी वो चीज नीचे गई, रेवेन्यूज नहीं आ रहे थे उनको, यानी कि जाहिर सी बात है, अब उनकी इकोनॉमी तो टूरिज्म पे थी, रेवेन्यू नहीं आ रहे लेकिन एक्सपेंडिचर वो करी जा रहे थे, गवर्नमेंट पैसे लगाई जा रही थी। उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन आना शुरू हो गई। इन्फ्लेशन आई तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नहीं किया, उसको कंट्रोल नहीं किया। उससे क्या हुआ कि बजट डेफिसिट उनका बहुत बढ़ गया, यानी कि बजट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनसे वो कंट्रोल में नहीं आया। इससे क्या हुआ, उनके रिजर्व्स एकदम से नीचे आ गए और फिर आपके कंट्रोल में चीजें नहीं रही।
अब ये तो हो गया, श्रीलंका ने अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया था, पाकिस्तान ने बढ़ाया था, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मैं डेटा थोड़ा सा मैं यूज करके आपको बताता हूं। जो हमारा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक पॉडकास्ट चलती है ऑन यूट्यूब। मेरा आप लोगों को सजेशन ये होगी कि आप लोग सब जाके उस चीज को देखा करें, इस चीज को छोड़ दें जियो पे क्या चल रहा है, एयरवाई को चल रहा है, डायरेक्ट गो टू द सोर्स के सोर्स क्या बात कर रहा है। सोर्स ये कह रहे हैं कि $23 बिलियन जो थे तकरीबन रीपेबल हमारा डेप्ट था इस साल, ठीक है। $10 बिलियन का तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था, ये मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ। अब जिसमें से उन्होंने $6 बिलियन गवर्नमेंट ने वापस कर दिए हैं, $4 बिलियन जो है तकरीबन उन्होंने रोल ओवर कर दिया। अब बकाया जो उनका $13 बिलियन है वो उनके गवर्नमेंट लोन्स हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड लोन्स, जो कि उन्होंने फिर बात कर दी भी है रोल ओवर की। अब जो बाकी रह गए थोड़े से कमर्शियल लोन्स वगैरह रह गए, ये अभी उनके अदा करने वाले हैं। 4.7 बिलियन या इतने से इतने पैसे हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग सेकंड हाफ में कि थोड़े बहुत इनफ्लोज आ जाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन मार्क कि वो थोड़े से इनफ्लोज कैसे आते हैं। अच्छा, अब ये जो है इसके अलावा जो मेजर चीज है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान का अगर डेप्ट लेवल देखा जाए, डेप्ट प्रोफाइल देखी जाए, तो पाकिस्तान का डेप्ट है 70% ऑफ द जीडीपी, एज कंपेयर टू गाना 80% ऑफ द जीडीपी, इजिप्ट का 90% है, जैम्बिया का 100% है, ठीक है। इसमें से पाकिस्तान का जो सबसे कम एक्सटर्नल डेप्ट है, अगर इन कंट्रीज को साथ साथ देखा जाए, क्योंकि इनके साथ ही हमारा कंपेरिजन चल रहा है, पाकिस्तान का डेप्ट कितना है, 40%। एक्सटर्नल डेप्ट की बात कर रहा हूँ, 40% ऑफ द जीडीपी, एज कंपेयर टू टूनिसिया 90% उनका है, और अंगोला का है 120% जीडीपी का एक्सटर्नल डेप्ट। और इसमें से इसका मतलब होता है कि आपने डोमेस्टिक डेप्ट यानी कि अपने अंदर से जो बैंक्स हैं उनसे कर्जा लिया है, जिसमें से भी शॉर्ट टर्म डेप्ट आपका सिर्फ 7% है। 7% आर शॉर्ट टर्म। एंड अगर आप इसको कंपेयर कर लें जैसे टर्की के साथ अगर कंपेयर करें, तो टर्की का इस समय शॉर्ट टर्म डेप्ट इज अराउंड 30%। तो इसका मतलब है कि अगर आपके डेप्ट के लेवल्स भी देखे जाए तो ये मसले इतना बड़े मसले नहीं है जितने के बाकी कंट्रीज के साथ में कंपेयर किया जाता है। श्रीलंका का देखा जाए तो श्रीलंका का 120% डेप्ट है ऑफ देयर जीडीपी। सो इस लिहाज से पाकिस्तान तो अपनी सिचुएशन में काफी बेहतर है, हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है रिजर्व्स का। अच्छा, अब ये सारी चीज को आप मद्देनजर रख लो। डिफॉल्ट के बाद क्या होता है कि डिफॉल्ट के बाद आपकी करेंसी जो है थोड़ी सी डेप्रिशिएट करती है, ठीक है। अब जब करेंसी आपकी डेप्रिशिएट करेगी तो आपने कहीं ना कहीं से इन्फ्लेशन तो आएगी, इन्फ्लेशन महंगाई आएगी, तो आप क्या कर सकते हो, एंड द आंसर इज टू इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट जो है कहां पे की जाए, मैं अब आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख देता हूं। लेबनान जो है रिसेंटली डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है। एंड डिफॉल्ट जो है वो तकरीबन कितने पे हुआ है, $1.2 बिलियन की डिफॉल्ट था, छोटा सा एक पेमेंट थी, दे कुडंट डू दैट। लेकिन उनका मसला था कि उनकी करेंसी पैक्ड थी यूएस डॉलर के साथ, ठीक है। हुआ क्या कि एकदम से जो है ब्लैक मार्केट के अंदर उनका 200% तकरीबन करेंसी डेप्रिशिएट कर गई बहुत तेजी से। दिस मीन्स के 200% की उनकी इन्फ्लेशन आ गई। अब देखा जाए तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देख लें, लेबनान की स्टॉक मार्केट वेंट फ्रॉम 600 पॉइंट्स टू 1450 पॉइंट्स, यानी कि 2.5 गुना तकरीबन बढ़ गई है इसी साल। पहले एकदम से नीचे गिरी एंड देन उसके बाद एकदम से ऊपर बढ़ गई, ठीक है। यूएसडी एंड गोल्ड की भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती तो तब भी दे कुड हैव डन बेटर। अच्छा, अब अर्जेंटीना को देखा जाए, अर्जेंटीना डिफॉल्ट किया था 2013 में। उस टाइम जो उनकी करेंसी थी अर्जेंटीना पैसो, वो तकरीबन ₹3 की थी, ठीक है। अब वो बढ़ के तकरीबन 183 पे आ गई, बहुत मैसिव जंप लग रहा है आपको, 3 से 183 10 साल के अंदर, ये 57% इंक्रीज बनता है साल का। लेकिन अगर उनकी स्टॉक मार्केट देखी जाए तो वो 2480 से जंप करके इस टाइम पे 2,47,000 पे है। ये 67% हर साल का इंक्रीज बनता है, 67%। तो आपकी जो इन्फ्लेशन, अच्छा इन्फ्लेशन इनकी अराउंड 65% है, इस साल थोड़ी सी ज्यादा है, 100% के पास इनकी इस साल इन्फ्लेशन है, लेकिन 100% ही इनकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है। तो अगर आप इनका इन्फ्लेशन को देखा जाए तो दे आर बहुत आराम से बीटिंग द इन्फ्लेशन।
इसी तरीके से वेनेजुएला जो है, इनको बहुत ज्यादा मसला आया था, 300,000% इनकी करेंसी डेप्रिशिएट की थी और इनकी स्टॉक मार्केट भी 300,000% नीचे गिरी है, ऊपर बढ़ी थी, उन्हें इसने परफॉर्म किया था। अच्छा, अब इसके अलावा जो कंट्रीज डिफॉल्ट नहीं किए और उनके अलावा जो बाकी टर्की को देखा जाए तो टर्की के अंदर क्या इस टाइम जा रहा है, 80% इन्फ्लेशन हो गई है इस साल, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर उनकी स्टॉक मार्केट को देखें तो वो कोविड के बाद 1000 पे थी एंड दैट इंक्रीज टू तकरीबन 5500। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया, 550% परफॉर्मेंस इन 2 years, सॉरी, सो इन 2 years। तो इतना जबरदस्त इसका परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने। अब जब सैंक्शंस लगा दिए तो वो क्या कर सकते थे कि उन्होंने क्या किया, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डालना शुरू कर दिए। उनकी मार्केट 2 साल पहले 80,000 पे थी, अब इट इज अराउंड 175,000। ठीक है, अगेन मैसिव परफॉर्मेंस। इसके बाद अगेन वो लेबनान का, यूक्रेन का देखा जाए तो यूक्रेन की जो है वो दैट दे वेंट डिफॉल्ट इन अराउंड 2013 और उस वक्त जो स्टॉक मार्केट थी उनकी 300 पे थी। इस टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 500 है, सो तकरीबन 80% इंक्रीज आ चुका हुआ है। सो दीज आर सम फैक्ट्स जिसको आप मद्देनजर रख सकते हैं इन केस अगर आपके ये डिफॉल्ट होता भी है। ये तो एक्सट्रीम कंडीशंस थी ना जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, अर्जेंटीना की, वेनेजुएला की, श्रीलंका की। पाकिस्तान की इन सबसे बेहतर हालत है इस टाइम पे। और अगर डिफॉल्ट लेट सपोज होता भी है तो यही आपके पास कंडीशंस हैं, मार्केट्स हैं, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये मेरे ख्याल से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने मेंशन कर दिए आपको। थैंक यू अमार भाई, थैंक यू। अगला हमारा जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ऑडियंस को माइक दे देंगे, जो मर्ज़ी क्वेश्चन पूछ लें अपने रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है अमार भाई कि चलो, अगर डिफ़ॉल्ट होता है फिर तो मार्केट तो क्रैश करती जाएगी और आपका जो मशवरा ये है कि हमें इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर उस साइड का इश्यू नहीं है हमारा, लेकिन टेक्निकली अगर देखते हैं तो मार्केट बिल्कुल एक काफ़ी क्रिटिकल लेवल पे है जो कि 38,000 है अभी। और अगर इंटरेस्ट रेट 20% पे जाने की वजह से, क्योंकि अभी 18 है तो शायद मार्केट ने प्राइस इन कर लिया हो, कोई 1 डेढ़ परसेंट कर लिया हो। अगर 1% बढ़ता है मंडे को तो मार्केट इसको पॉज़िटिव लेगी। अगर 2 बढ़ता है या मेबी नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आ जाए। अगर मार्केट इन लेवल से टूट के नीचे की तरफ जाती है तो मेबी अगर 1000, 2000, 1500 या इस तरह 36 पे चली जाती है। अब तो लोग जैसे ही नेगेटिविटी आती है तो कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच देते हैं। कोई कहता है 34 पे जाएगी, कोई कहता है 32 पे जाएगी, 36 पे, हर एक का अपना-अपना लेवल होता है। अगर मार्केट इन एरिया से क्रैश करती है, तो जो मेरी होल्डिंग्स हैं, मुझे बेच के निकल जाना चाहिए और फिर दोबारा कहीं जाके लेना चाहिए या मुझे आराम से चिल करके हो सके तो और ऐड करना चाहिए पैसे और पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए। व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए खिजर भाई, मैंने तो आपके सामने फैक्ट्स सारे रख दिए हैं। फैक्ट्स यही कहते हैं कि जब भी मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा टर्मोइल आता है या एकदम से नीचे आता है, सिचुएशन खराब होती है, तो होता ये है कि लोग जो है अपनी करेंसी, मुल्क की करेंसी, उसको उसकी बजाय जो भी उनको ऑप्शंस मिले वो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हमने ये एग्जांपल्स के तौर पे देख भी लिया, सारी कंट्रीज के तकरीबन स्टॉक मार्केट गोज अप। अगर नीचे आती भी हैं तो तब भी लोग उसको खरीदारी कर लेते हैं और खरीदारी करके उसके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। अब इसी चीज में अगर मैं आपको ये कह दूं कि देखें, करेंसी आपकी डेप्रिशिएट करेगी, अगर करेंसी डेप्रिशिएट करे तो उसमें क्या हो सकता है कि आप एक्सपोर्ट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें, जहां पे आपकी, ये देखें टर्की के अंदर लेट्स सपोज 550%, 5.5 गुना 2 साल के अंदर परफॉर्मेंस हुई है। तो उसमें एक्सपोर्ट कंपनीज लाजमी ऐसी होंगी जिन्होंने 20 गुना या 30 गुना भी परफॉर्म किया होगा। एंड दीज आर एक्सट्रीम रिटर्न्स, ये बहुत ही कम होता है हिस्टोरिकली। मेरे ख्याल से कभी ऐसे साल नहीं आए होंगे जहां पे इतने जबरदस्त रिटर्न्स हों।
तो ये आपको क्या करना चाहिए कि आपका अपनी जो करेंसी है उससे यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, और कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जितनी नीचे भी आए, आई विल बी अ बिग बिग बायर इन स्टॉक मार्केट। कोई मार्केट्स, अब मेरे सामने कोई फैक्ट्स रख ले, देखिए मैंने फैक्ट्स तो सबके सामने रख दिए ना। अगर फैक्ट्स ना होते तो मैं भी कहता कि यार नहीं यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करो, लेकिन अगर मुझे नजर आ रहा है कि भाई हर जगह हर बंदा हर कंट्री में यही होता है कि जब मार्केट नीचे आती है, टर्मोइल आता है, तो पीपल गो इन दैट मार्केट। तो मेरे हिसाब से जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको ऊपर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। थैंक यू अमर भाई, थैंक यू। अच्छा, अभी जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछना है अमर भाई से, प्लीज़ माइक रिक्वेस्ट करें। लेफ्ट साइड में नीचे माइक का आइकॉन है, उस पे क्लिक करें। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था, बट वो आई थिंक एक्सपायर हो गया था, तो प्लीज़ दोबारा रिक्वेस्ट कर लें माइक, एंड देन यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन। और ये जो स्पेस चल रही है, इस पे भी अगर आप क्लिक करेंगे नीचे ट्वीट वाली ऑप्शन पे, तो आप अपने क्वेश्चन ट्वीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लैपटॉप से जॉइन किया हुआ है, तो वहाँ से आप माइक नहीं देख सकेंगे, तो आप प्लीज़ अपना जो क्वेश्चन है वो ट्वीट भी कर सकते हैं इसी स्पेस के नीचे। जब स्पेस ओपन होती है तो राइट साइड में अगर आप ओपन करेंगे ना, प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ट्वीट की ऑप्शन दे देगा। देन यू कैन जस्ट ट्वीट विद अंडर दिस स्पेस। अच्छा, अभी मैंने स्पीकर बनाया जुनेद साहब, मोहम्मद जुनेद। जी मोहम्मद जुनेद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम भाई। सलाम। जी आमिर भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन था। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट में, और माय क्वेश्चन इज, एक तो ये जो रिजर्व के बारे में है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो इतना रैपिडली कैसे डिप्लीट हो गए हैं। मतलब जो पिछली गवर्नमेंट थी उनका क्लेम था कि हमने अबाउट कुछ 17 बिलियन छोड़े थे, और लेकिन उसके बाद दे दे इरोड लाइक एनीथिंग। अब आपके सामने ही है कि अब 4 बिलियन पे हम आ गए। सो व्हाट इज, कोई हमने मेजर रीपेमेंट की है जिसकी वजह से, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि क्या कोई मेजर रीपेमेंट थी जिसकी वजह से ये एकदम वैनिश हो गए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि ये जो आने वाले दिन है हमारे, ये जो अभी मैं आपकी थोड़ी सी बात सुन रहा था कि बाहर के लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ एक्चुअली वो ट्रेंड नहीं है। लाइक उनके यहाँ डेफिनेटली होगा, तो उनको ये इन्वेस्टमेंट अच्छी लगी, उन्होंने क्योंकि उनके यहाँ ट्रेंड है इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का। बट आई थिंक हमारे यहाँ ये ट्रेंड डेवलप ही नहीं हुआ। आप एमबीए कर रहे हैं या आप सीए कर रहे हैं, वहाँ पे आप अगर ये बात करते हैं तो लिटरली दे दे मेक फन ऑफ यू कि ये कोई जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ सेटा व्हाटएवर। आपको पता ही है जो हमारा यहाँ पे एक चीज डेवलप हुई है। तो ये मेरे दो क्वेश्चन थे, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जुनेद साहब। जुनेद साहब का पहला क्वेश्चन ये था कि ऐसा तो नहीं है कि स्टेट बैंक ने जहाँ पे डॉलर रखे हुए थे उनको चूहों ने खाना शुरू कर दिया, जिस तरह सिंध में वो गंदम खा रहे थे, तो ऐसा तो नहीं हुआ कहीं मार भाई? अच्छा, इसका फेयरली आसान सा एक जवाब है, एंड दैट इज बेसिकली जब आपका जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी उसके बाद से आपके पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनली बहुत इंक्रीज कर गई थी, और इंक्रीज कर गई थी अराउंड $130 पर बैरल। हम्म। अगर वो पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए ना, तो आपका जो रेट निकलना चाहिए था उस टाइम पे वो तकरीबन ₹215 निकलना चाहिए था। ₹215 के ऊपर आपको ऑयल पड़ रहा था इन पाकिस्तान। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पीटीआई के एंड वाला टाइम था, जो जो जाते हुए ऐसे ही मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई थी कि यार ये क्या किया इन्होंने। हम्म। 160 रुपीज का आप बेच रहे थे, आपने जाते जाते सब्सिडी डाल दी उस पे और ₹10 और कम कर दिया, 150 का कर दिया। अच्छा, उस टाइम पे जो 160 से 150 किया था ना, तो 150 के ऊपर ही पड़ रहा था आपको उस उन लास्ट उसी दिन, यानी कि जिस दिन उन्होंने किया था 150 का पेट्रोल पड़ा था विदाउट टैक्स। टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट आपके ऊपर एक 17% टैक्स लगाती है। तो अगर आप गवर्नमेंट का 0% टैक्स कर दे तो 150 का आपको पेट्रोल पड़ रहा था और 150 का ही आप बेच रहे थे। हुआ क्या कि एक दो हफ्ते के अंदर ही, एक आध महीने के अंदर प्राइस इतनी इंक्रीज कर गई कि ₹210 आपका तकरीबन आपको पड़ रहा था।
अब आप 150 का बेच रहे हैं और 210 का आपका पड़ रहा है, तो इसका मतलब है 60 रुपीज पर आप जो लीटर जो है पाकिस्तान के अंदर अपनी जेब से दे रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट 60 रुपीज आपको अपनी तरफ से दे रही थी, और वही पैसे जो है आपके सारे रिजर्व्स खा गया था। तो ये आपके जो आपको $10 बिलियन जो वहां पे आपके गिरे हैं ना, वो उसी की वजह से सारे गिर गए हैं। ओके। अब उसकी वजह से गिरे हैं, और उसके जो ऑपोजिट एक चीज जो होती है हमारे पाकिस्तान के अंदर, मसला ये है कि ऑयल ज्यादा बढ़ जाए तो महंगाई भी आ जाती है। हम्म। अब जब महंगाई आई तो आपको क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ गए थे। तब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ गए तो एक पैनिक की सिचुएशन हमारे मुल्क में आ गई थी, और उसके ऊपर फिर हमें फ्लड्स भी आ गए। तो ये सारी तीनों चारों चीजें के होने की वजह से आपकी जब स्लो डाउन हुआ है तो आपको रिजर्व्स को इस्तेमाल करना पड़ा था। रिजर्व इस्तेमाल किए तो आपके वो रिजर्व बड़ी तेजी से उड़ गए, वरना हमारे पास $19 बिलियन, सही बात है, ये $19 बिलियन थे। हम्म। और विद इन फ्यू मंथ्स आपके वो 9 बिलियन से पहले 9 बिलियन हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन $4 बिलियन हो गए। सो ये ऑयल की प्राइस की वजह से हुआ। ओके। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था खिजर भाई? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ये होता है, देखें अभी आज के दिन पे ना आपकी मार्केट उठना शुरू हो जाएगी ना, तो सारे इसमें घुसना शुरू हो जाएंगे। पूरी की पूरी पाकिस्तानी वाम हर्ड हमारा वो है ना, भेड़ चाल के अंदर चलते हैं हम सब। तो यही होगा कि जब ऊपर जाना शुरू होगी सारे उसके पीछे आ जाएंगे। तो ये तो यहाँ पे है। अब हम क्या करें, सरमाया पे बैठ के यही तो बता रहे होते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करो अपने, छोड़ दो रियल एस्टेट को भी, छोड़ दो ये सारी चीजें छोड़ दो। रियल एस्टेट ऊपर जिन साल में ऊपर गई थी ना 3 गुना कोविड के बाद, उस टाइम पे आपके सीमेंट के स्टॉक्स 9 गुना गए थे ऊपर। नहीं, 9 गुना गए, और सारे तकरीबन 5 गुना तो ऊपर गए थे। तो ये अगर आपको साइकिल पता हो ना कि किस टाइम पे चीजें ऊपर जाती हैं, तो आप स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट एंड अर्न मनी। मैं यही तो बता रहा था कि हम हमारी गिरती हुई मार्केट में भी हमारे पोर्टफोलियो ऊपर है। सो हाउ इज दैट? इट्स फाइनेंशियल लिटरेसी। और मैं भी थोड़ा-सा ऐड करूँगा कि अभी मुझे 2 साल ही हुए हैं इसमें इन्वेस्ट करते या ट्रेड करते, एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर्स एवरी डे टू अंडरस्टैंड आवर स्टॉक मार्केट चार्ट्स, कंपनीज़ या मेरी इन्वेस्टमेंट्स या दोस्तों के साथ जो डिस्कशन होती है। तो अक्सर एक नेगेटिव व्यू होता है कि यार ये पीएसएक्स तो फ्रॉड है, मैनिपुलेटर चलाते हैं, टेक्निकल काम नहीं करते, बस। तो मेरा ख़्याल है ये थोड़ा-सा इमोशनल चीज़ें हो जाती हैं, इस तरह का नहीं है। टेक्निकल भी मुझे टेक्निकल ज़्यादा पसंद है फंडामेंटल एनालिसिस से। तो टेक्निकल फ़ॉलो करती है मार्केट, फंडामेंटल्स भी करते हैं। मैंने यूएस में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ भी सम टाइम ऐसे ही हो जाती हैं चीज़ें, जैसे यहाँ होती हैं। तो मेरा ख़्याल है वो नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल ही ये फ़ार्ग मार्केट है या बाहर वाले इसको अच्छा नहीं समझते, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो अभी इन्फ्लोज़ वग़ैरह नहीं आए थे उसकी वजह ये भी थी कि आपने देखा होगा डॉलर इंडेक्स किस तरह ऊपर जा रहा था। फिर यूएस में जो इंटरेस्ट रेट हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन वजह से, और फिर हमारे यहाँ जो रुपये की डेप्रिसिएशन में भी अनसर्टेनिटी थी कि ये कितना ऊपर जाएगा, कितना नहीं जाएगा। तो फिर कुछ लोग वो भी रोक लेते हैं अपने जो रेमिटेंसेस वग़ैरह हैं। तो इन इन वजह से नहीं आया, और जैसा कि अमार भाई ने कहा कि जैसे ही हालात ठीक होते हैं, मार्केट इम्प्रूव करना शुरू करेगी, तो फिर इन्वेस्टमेंट्स भी आनी शुरू हो जाएँगी। जिस तरह अभी हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल द कंडीशंस ऑफ आईएमएफ, तो उसमें ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की भी एक कंडीशन है। अगर फ्लेक्सिबल हो जाता है, मार्केट ड्रिवन हो जाएगा रेट, तो जैसे ही एक थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर वो बाहर से जिन लोगों ने पैसे रोके हुए हैं, वो भी रेमिट कर देंगे। सिचुएशन वुड गेट अ बिट बेटर। दूसरे स्पीकर हैं हमारे जहाँज़ेब हसन साहब, प्लीज़ गो अहेड। अस्सलाम अमर भाई, क्या हाल है? जहाँ से बात कर रहा जी, वालेकुम सलाम जानजिब, क्या हाल आपका? ठीक है? हूँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काफी दिन बाद आपसे बात हो रही है। जी जी। अच्छा अमर भाई, मैं थोड़ा सा वही यूएस के ही मार्केट्स का ही थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने अभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो मैं अभी बाकी आपका रिकॉर्डेड सेशन सुनूंगा। अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो करंट आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, अभी आपकी और बाकी है इनकी एफओएमसी, और इन्फ्लेशन भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 6.5% पे इनकी आ गई है। फिलहाल आप क्या कहते हैं कि ये जो लास्ट था ये बॉटम हो चुका है या अभी भी बाकी है?
अच्छा, अगर आप मार्केट? अमेरिका की मार्केट को देखा जाए ना, तो अमेरिका की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है पाकिस्तानी मार्केट से। इनका ये होता है कि रिसेशन जो है इनका थोड़ा सा बाद में आता है, जब आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाते हैं और ये नीचे जब करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद एक रिसेशन का पीरियड आता है। बिल्कुल। अब जो जिनकी इनका जो मार्केट्स ऊपर जा चुकी है ना, जो रिपोर्ट्स सॉरी मार्केट इंटरेस्ट रेट ऊपर जा चुके हैं, जो इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल ब्रोकर्स की, दे आर सेइंग कि शायद हो सकता है यूएसए इस दफा रिसेशन डॉज कर जाए। ठीक है, डॉज कर जाए का मतलब है बच जाए, और ये हिस्टोरिकली कई दफा हो भी चुका है कि वो डॉज कर जाते हैं। जो इस दफा अभी सिचुएशन आ रही है, इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो चुकी हुई है, अब 6.5% पे आई है ना इस दफा। मेरा जो नजरिया या मेरा जो कैलकुलेशन मुझे समझ आती है, मुझे लगता है कि मई जून के अंदर तक ये तकरीबन टारगेट में भी आ जाएंगे अपने। जो 2% का टारगेट, 2% तो चलेंगे, अपने 3%, 2% तक आ जाएंगे। हाँ। उसके बाद से ये मार्केट बड़ी जबरदस्त रैली करेगी। ठीक है, और ये अमेरिका की कई कंपनीज ऐसी हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज ऐसी हैं जो डेप्ट के साथ चलती ही नहीं है। ठीक है, जिसमें गूगल भी है, जिसमें आपका बाकी मेटा भी है। सो वो बहुत जबरदस्त रेटों पे होंगे। तो यू कैन स्टार्ट, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए, आप भी अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि कितने 60%, 80% इनके स्टॉक्स गिरे हुए हैं, यही वाले स्टॉक्स। और जब बिल्कुल। ये रिकवर करते हैं, तो आपको पता है कि मार्केट्स जो है वो ब्रेक करती हैं अपना हाई। सो दिस कुड बी एन आइडियल टाइम कि आप थोड़ा थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लें। ठीक जी, ठीक होगा। 76% टेस्ला गिरा हुआ है, और प्रीवियस हाई से अगर हम एप्पल को देखते हैं तो वो भी तकरीबन 30% प्लस डाउन है। टेस्ला अमेज़न तो जो अभी है, तकरीबन 100 पे से नीचे आया है, 104 पे से जी, टच करके आया है। अगर आप अमेज़न देख लें 56% डाउन है, हाईएस्ट जो उसने प्रीवियस हाई लगाया था। तो काफ़ी मेरे ख्याल है वहाँ भी सिचुएशन इज़ बिट अट्रैक्टिव। अम, आगे चलते हैं अदीब साहब, अदिल मेमन साहब। अदिल, पीस लवर, एपीएल, रही है। हेलो, एपीएल अस्सलाम बोलिए। वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी वाकसलाम, जी वाकसलाम। जी मेमन साहब प्लीज गो अहेड। जी। अमर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी तरह से समझाया। बहुत शुक्रिया। आप काफी पहले भी आप कर चुके हैं। मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि अभी जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और मुल्क की हालत के हवाले से, आप काइंडली ये बता सकते हैं कि अभी मजीद मार्केट अगर गिरेगी, जो गिरनी है, तो मोटे मोटे क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे आप समझते हो ठीक है अभी जहाँ खड़े हैं? वैसे तो आपकी माशाल्लाह जो आपने बताया कि होप लग रही है अभी मार्केट और ऊपर आएगी या बॉटम थोड़ा बहुत होगा, तो अभी बॉटम होगा तो मजीद किस मोटी मोटी वजह से हो सकता है? जैसे आईएमएफ का प्रोग्राम डिले हो जाए, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे पास, डॉलर की, और डेब्ट जो इंटरेस्ट रेट है। तो इन सबको मिला के आप क्या समझते हैं कौन कौन सी चीजें मजीद हमें गिरा सकती हैं? और अगर हम बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, अगर मार्केट हमारी रिवर्सल हो रही है, प्लस तरफ जाएगी, तो कौन कौन सी चीजें जिस तरह होती जाएंगी तो जल्दी जल्दी मार्केट हमारी ऊपर आती जाएगी? ये जरा मोटी मोटी बता दें, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इस वजह से पूछ रहा हूँ, काफी हमारे दोस्त हैं या बंदे हैं जो ये सुनेंगे, वो शायद उसने आपके जो कोर्स है वो अटेंड ना किए हो, ना कर सक रहे हो, तो उनके लिए क्या क्या मोटी चीजें हैं जो वो देखें तो उनको आइडिया हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं समराइज बड़े आसानी से कर देता हूँ। देखिए, दो चीजें ही होती हैं, एक होती है रिस्क ऑफ और होती है एक रिस्क ऑन। रिस्क ऑन होता है कि आप रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें, और एक होता है रिस्क ऑफ, जहां पे आप थोड़ा सा कम रिस्क के, जहां पे जीरो तकरीबन रिस्क होता है, नॉट आप कहें कि 100% सेफ होती है वो, लेकिन 99.9% भी हो सेफ, तो उसको भी हम कहते हैं रिस्क ऑफ। तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपके जो रिस्क ऑफ के जो एलिमेंट्स हैं, जहां पे आपको 17% रिटर्न मिल रहा है, दैट इज योर टी बिल्स, शॉर्ट टर्म टी बिल्स। तो मेजोरिटी ऑफ आपका स्मार्ट मनी है ना, वहां पे इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। अब ये इंटरेस्ट रेट्स जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आना शुरू हो जाएंगे, विच दे विल कम डाउन, क्योंकि ये साइकिल होता है।
और ये साइकिल साल 1.5 साल तक रहता है, उसके बाद आपको नीचे करनी ही पड़ती है, क्योंकि आप कभी भी इकोनॉमी को स्टेबलाइज या रोक के नहीं रख सकते। आपको उसको एक्सपेंशन में भी लेके जाना होता है ताकि सब लोगों को पैसे मिले, कारोबार चले, और फिर कारोबार चलेंगे तो वेजेस मिलेंगी, वेजेस मिलेंगी तो ग्रोथ वगैरह होगा। तो ये तो एक चीज होगा जो अभी मार्केट को रोक के चीज बैठी हुई है ना, वो दैट इज लिटिल बिट ऑफ योर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि एक मेजर एक हर्डल आया हुआ है। और दूसरा आपके आईएमएफ का जो रिव्यू वगैरह चल रहा है, तो आईएमएफ की तरफ से भी अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए तो तब भी ये मार्केट्स परफॉर्म करना शुरू कर देंगी। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई थोड़ी बहुत, तो तब भी मार्केट्स परफॉर्म करना शुरू कर देंगी। पाकिस्तान मार्केट के अंदर मैं बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि जो रेट्स इस टाइम आपको मार्केट के बने हुए हैं ना, ये आपके 2007 और 8 के भी नहीं थे। मार्केट तकरीबन 4 प्राइस अर्निंग्स पे है इस टाइम। प्राइस टू अर्निंग एक मैट्रिक्स है जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट आपकी सस्ती है कि महंगी है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब भी मार्केट परफॉर्म की, ये सबसे लो कैटेगरी पे, यानी कि लो प्राइस पे पड़ी हुई है इसकी आपके मार्केट। तो आई थिंक कि जैसे ही थोड़ा सा भी बुलिश न्यूज आए तो ये मार्केट एक रबर बैंड थ्योरी की तरह काम करेगी। रबर बैंड को जितना आप स्ट्रेच करते हैं ना, उतना जब छोड़ेंगे तो उतनी तेजी से वो ऊपर जाएगा। और अगर हिस्ट्री आप देखते जाओ ना, मार्केट का पीछे देखें, ग्राफ्स देखें, तो जो रिकवरी होती है ना वो बड़ी तेजी से होती है। तो दैट इज व्हाट आई थिंक कि आगे होगा। जी भाई, APL3। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम भाई। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बेहतर है, इन्वेस्टमेंट ठीक है। मैंने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, सपोज 2020 की 50 पे मैंने शेयर खरीदा, वो 20 रुपीज से भी नहीं ऊपर नहीं जा रहा। तो एक तो रुपीज इन्फ्लेट हो गया, वो एक लेदर से लॉस है उस पे, और ऊपर से वो उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू भी वो 20 पे आई हुई है। तो अब कैसे कह सकते हैं कि वो ये इन्वेस्टमेंट ठीक है? हाँ, जब आपका जब शेयर कौन सा है? चल रही हो तो अब हम कह सकते हैं कि ये ठीक है। अगर एक मुसलसल डाउनफॉल आ रहा है उसमें, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि हम उसमें इन्वेस्ट करें और उसमें सरवाइव कर सकेंगे, अनलेस हम ट्रेडिंग करें, शॉर्ट सेल करें, कोई इस तरह का करते रहे, तो फिर तो हम सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट तो किसी तरीके से भी फिजिबल नहीं लास्ट 3 ईयर से। मैं इवन आप मुझे बताएं कि आपका शेयर कौन सा था? सर, मैंने 2-3 खरीदे हैं, तीनों के साथ यही मसला हुआ है। शेयर का नाम तो बताएं। कैन यू हियर मी? भाई, अपने स्टॉक के अगर नाम बताएं तो उसकी इंडिविजुअल चेक किया जा सकता है क्यों उसमें वो इशू है। क्योंकि अगर आपने कोविड टाइम पे लिया था तो वो तो द लोएस्ट था मार्केट का, और प्राइसेस भी वहाँ पे जो थी, बहुत सारे स्टॉक्स तो वहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचे, कुछ तो पहुँच गए हैं कोविड लेवल वाले। अब वो देखना पड़ेगा कि आपके स्टॉक्स कौन से हैं, तो क्यों जा रहे हैं उस तरफ। अच्छा, वो आप APL आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। सॉरी सॉरी जी। सॉरी। मैंने सर जी, दो शेयर का तीन नाम बताएं। दो तीन दफा मसलन मैंने ट्राई की है, मसलन इनको सेल आउट करके कोई पहले चेंज कर किए भी हैं, लेकिन मैंने मुसलसल लॉस ही किया है इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिंग में हमारे पास टाइम नहीं होता, हम जॉब करते हैं, तो फिर भाई, या तो सेक्टर बता दें, अगर नहीं स्टॉक्स सर बताने मैं हैं, बता कोई रहा इंटरेस्ट। हूँ, मैपल लीफ सर। सॉरी, आप म्यूट था उस वक्त। मैपल लीफ अच्छा, था मैं वो। हाँ सही अच्छा, जी, एक वो है। फिर मेपल, देखें मेपल लीफ इज अ सिक्लिकल सेक्टर, ठीक है। अगर आपको देखें, हमारा जो काम है ना बिजनेस, ये जो फंडामेंटल्स हम पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ हमारा एक पूरा सेक्शन जो है ना, जिसके अंदर 7 लेक्चर्स हैं, वो सिर्फ जी स्टॉक्स को समझने के हैं। और स्टॉक्स ठीक। को समझने का कंडीशंस ये होती हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम के अंदर आपने किन सेक्टर्स में जाना है। सीमेंट सेक्टर अट्रैक्टिव था कोविड के बाद, और कोविड के बाद से 1.5 साल के बाद जब आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना शुरू हो गए थे, तब वो अनअट्रैक्टिव हो गया था। तो मैं ये करता होता हूँ अपने कोर्स के अंदर, हमारा ये तरीकेकार है कि आपने शिफ्टिंग करनी है हर साल के बाद। अगर शिफ्टिंग करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सेक्टर कौन सा अट्रैक्टिव होने वाला है। तो सबको ये पता है, जो मेरे 1 साल पहले भी स्टूडेंट्स है, वो उनसे मैंने पूछा था कि भाई आप सीमेंट्स में इस टाइम जाओगे, मतलब 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि सीमेंट्स में आप जाओगे कि नहीं जाओगे, एंड ऑल ऑफ देम सेड कि जी सीमेंट्स शुडंट बी आवर क्राइटेरिया, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, हमें एक और सेक्टर में जाना चाहिए। और अगर वो दूसरे सेक्टर जो थे उनमें से एक मैं आपको बता देता हूँ,
जो कि ऑयल था, क्योंकि आपके इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी। अगर आप 1 साल पहले पीओएल आपने खरीदा होता तो इस टाइम उसका रिटर्न, आज से 2-3 महीने हमने पहले चेक किया था, 40% रिटर्न था। मार्केट्स नीचे हैं, उसका रिटर्न 40% अगर आप उसके में डिविडेंड उनके शामिल कर लें। तो अगर आपको ये पता हो कि किस टाइम पे कौन से सेक्टर अट्रैक्टिव होगा, तो आप बहुत पैसा बनाएंगे स्टॉक मार्केट में। सो दिस इज हाउ यू शुड नो कि भाई ये चीज सिर्फ ये नहीं है कि आपको बस इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाना चाहिए। 1 साल के बाद एनालाइज हर बंदा कर सकता है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि आप सिर्फ दिन का 2-3 घंटे भी बैठे तो आपको ये बड़े आराम से पता लग जाएगा कि ये इनपुट्स हैं, इसको चेक कर लें तो हमें पता लग जाएगा these sectors are attractive or not. Simple as that. उस्मान एजाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? अच्छा जी, सर, मेरा वालेकुम। एक क्वेश्चन है इन्फ्लेशन के ऊपर। मतलब जो फॉलो कर रहे हैं उसको, अगर आपको याद हो अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा इन्फ्लेशन नीचे आया था, उसके बाद फिर फ्लड का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो अभी आईएमएफ की भी कुछ चीज़ें जो चल रही हैं जिसमें डिवेल्यूएशन है, गैस की वगैरह है, तो आप ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जब इम्पैक्ट आएगा तो इससे इन्फ्लेशन मज़ीद इंक्रीज हो सकती है? और दूसरा ये कि अभी जो कल की मीटिंग है उसमें मे बी 1% या 2% इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, तो आप इसको कितना देख रहे हैं आगे? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि ये हो सकता है आईएमएफ की कंडीशंस के ऊपर ही हो, लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। सो क्योंकि इंक्रीज इसलिए नहीं आएगा कि आपको पता है कि सीपीआई की तरफ से ही, सीपीआई का ही हमने देखना होता है। सीपीआई जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है कि आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आना शुरू हो जाती है परसेंटेज वाइज। वो जैसे ही नीचे आएगी तो फिर आपको पता ही है कि आपने तो पढ़ा हुआ है कोर्स, तो वो आपकी स्टॉक मार्केट्स भी रिटर्न आ जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंसेज वगैरह भी दोबारा से शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स रिस्क ऑन। मतलब सो आप जो मेरे हिसाब से प्रोजेक्शन है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। सॉरी मैं आप जो प्रोजेक्शंस फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक की हैं, आप उससे मतलब अग्री करते हैं कि लाइक 6-7 मंथ्स में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएंगे, या आप इसको ज़रा मुख्तलिफ देखते हैं? नहीं, मुख्तलिफ नहीं, मैं खैर देख रहा, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है, मेरे मेरे ख्याल से शायद पहले ही हो जाए। उसकी वजह ये है कि अमेरिका को मैं देख रहा हूँ पहले, क्योंकि आपको याद होगा कि मैं थोड़ा सा इस तरह भी बात करता हूँ कि अमेरिका की पॉलिसीज पहले रख के फिर अपने पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट्स को भी चेक कर रहा होता हूँ। तो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो गई भी है, और जब वहां पे हो गई है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी से इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से नीचे जाएगी, जितना स्टेट बैंक एक्सपेक्ट करिए उससे भी जल्दी हो जाएगा। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सही। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था ऑयल के बारे में कि मतलब ऑयल ऑल टाइम हाई के बाद जब नीचे आया तो अभी भी सस्टेन कर रहा है अराउंड 75-80 के आसपास, और अभी चाइना भी स्लो डाउन में है, और इवन यूरोप भी, हाफ ऑफ यूरोप जो है वो ऑलरेडी इन रिसेशन है। तो अगर थोड़ी सी तेज़ी आती है चाइना की साइड पे, तो आप ऑयल को किस तरह देख रहे हैं कि ये मजीद ऊपर जा सकता है, मतलब 100+ वगैरह के नहीं? नहीं, आई थिंक अब इतना इतना ऊपर नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि यूएस ने भी अपना ना ऑयल देना शुरू कर दिया हुआ है यूरोप को, ठीक है, और रशिया के ऊपर ना एक कैप सी लगा दी हुई है कि वो इससे ज्यादा रेट पे जो बाकी कंट्रीज है वो नहीं बाय करेंगे। तो वो कुछ सिचुएशन बनती ही नहीं है कि वो ज्यादा रेट ज्यादा ऊपर चले जाए। 100 से आई डोंट थिंक सो 100 से ऊपर जाएंगे, ये तो बहुत कम पॉसिबिलिटी। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। माजिद। हाँ जी, अच्छा मेरे सर, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी। अच्छा अच्छा सर, मेरे में दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो मेरा ये था कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, ये बेसिकली वेरी अनक्लियर है कि इन्होंने आईएमएफ के पास जाना है नहीं जाना, आईएमएफ की कंडीशन को मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्योंकि एक इनमें से एक ग्रुप कहता है कि जी हम लोग अगर जाएंगे हम इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, आईएमएफ की कंडीशन को मानेंगे नहीं, गैस प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन की वजह से अब जो आगे इलेक्शन लग रहे हैं, इलेक्शन होंगे पंजाब में या केपी के में, उसमें इनका पॉलिटिकल कैपिटल लॉस होगा और ये मे भी शायद ना आ जाए। और तो अगर फर्स्ट लेट सपोज अगर ये आईएमएफ प्रोग्राम में को फर्दर डिले करते हैं, तो उसका इफेक्ट आप क्या देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या आएगा? जो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, तो इसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या आएगा, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग अगर देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होती है
तो उसका इस्लामिक जो शरीयत कंप्लायंट हमारे जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और कन्वेंशनल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंज आप देखते हैं? अच्छा देखें, मुझे लगता है कि इनको आईएमएफ के पास जाना ही पड़ेगा, जो मर्जी कंडीशन हो, इलेक्शंस आए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस तरह भी है, आईएमएफ के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज की जो बातें हैं उससे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉडकास्ट है यूट्यूब के ऊपर, वहां पे गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान खुद आके भी बात करता होता है। जो लेटेस्ट मैंने उनकी देखी थी, दे वर सेइंग कि हम आईएमएफ के पास जाएंगे, ठीक है, हम आईएमएफ के पास सिचुएशन होगी जाने की। तो जब तक वो पाकिस्तान आईएमएफ के पास ही प्रोग्राम में रहेगा, इट इज रिलेटिवली वेरी वेरी सेफ, ठीक है। और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती भी है तो ये डिले हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी गवर्नमेंट इस टाइम ये नहीं चाहेगी कि आईएमएफ की सिचुएशन से आप बाहर निकलें। हाँ, थोड़ा सा ये है कि इन्फ्लेशन वगैरह का थोड़ा सा हो सकता है, वो आपसे कहें करेंसी डेप्रिशिएट कर दें, इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े से बिल बढ़ा दें, तो थोड़ा सा सीपीआई उस टाइम पे आपकी इफेक्टेड रहे, ठीक है। लेकिन देन अगेन मैं यही बात कर जो मैंने शुरू में कहा था, सेशन के शुरू में कहा था, कि अगर आपकी सीपीआई के नंबर्स को आपने देखना हो, तो अगर आपके 1.5 साल पहले ही इंक्रीज हो गए हैं, तो मजीद परसेंटेज वाइज आप खुद कैलकुलेट थोड़ा सा करके भी देख सकते हैं कि ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। अगर अभी से बात हो भी रही है ना, जैसे देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज पिछली पॉलिसी में नहीं बढ़ाने वाला था रेट, सारा कंसेंसस यही था कि नहीं बढ़ेंगे। अब इस दफा उन्होंने बढ़ा दिए, ठीक है, अब ये बढ़ाने जा रहे हैं। अब ये बढ़ाने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पहले से ही उसको कंट्रोल करना शुरू करने लगे हैं। हो सकता है कि रेट ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह बढ़ जाए, लेकिन पहले से ही उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। कि श्रीलंका ने नहीं किया था तो वो प्रॉब्लम में आ गया था, पाकिस्तान ने कर दिया पहले से, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपके मनी मार्केट्स के हो सकता है रेट थोड़े से बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल आपका ये है कि इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे ना आए। तो ये ट्राई तो यही कर रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि ये हो जाए। ऐसे खान। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में देख रहा हूँ स्पेशली मीज़ान बैंक, वो फंडामेंटली तो अच्छा लगता है बट वो कंटिन्यूस डिक्लाइन में है काफ़ी महीनों से। तो उस पे आपकी क्या राय है? और दूसरा, ओवरऑल आप अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं जिस टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो कौन से सेक्टर्स, जैसे आपने सिक्लिकल मना किया कि सीमेंट वेमेंट नहीं है, तो और कौन से हमें इस टाइम पे देखने चाहिए? और जब इंटरेस्ट रेट पर नीचे आए उस टाइम पे फिर हमें कौन से सेक्टर्स पे अपने रखना चाहिए? थैंक यू। देखिए, थैंक इंटरेस्ट यू। रेट नीचे आए तो सिंपली यही है कि सिक्लिकल सेक्टर्स बिकम अट्रैक्टिव अगेन, फिर से वो ना उसके अंदर साइकिल शुरू हो जाता है। और अगर आपसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर हैं तो आपको पता है कि बैंक्स पाकिस्तान के ना बड़े जबरदस्त पैसा बनाते हैं, स्प्रेड बनाते हैं। जहां तक आप बिजान बैंक की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि उनके डिविडेंड्स को भी शामिल करें और उनके बोनस को भी शामिल करें। अगर आप पिछले साल को देखेंगे ना, मैंने वैसे 3 महीने पहले चेक किया था, अभी का नहीं, मैंने चेक किया था 3 महीने पहले उनका रिटर्न मिजान बैंक का एक साल के पहले, एक 2021 से 40% रिटर्न है, पॉजिटिव रिटर्न है, नेगेटिव नहीं है। दोबारा चेक कीजिए, क्योंकि उन्होंने बोनस भी दिए हैं। तो ये सरमाया के ऊपर एक जो टूल हमने दिया हुआ है आरओआई का, उसमें जाके उसमें एंटर करें, देन यू कैन फाइंड के अच्छा रिटर्न उन्होंने दिया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि प्राइस एक्शन उसमें नीचे जा रही है। तो अभी जैसे 110 115 होता था अभी कुछ महीने पहले ही, और अब 88 18 90 पे आ गया तकरीबन, ऐसे ही इन्हीं कुछ हफ्तों में। नहीं देखिए, वो मार्केट ही नीचे आ रही है ना ओवरऑल। तो अगर मार्केट नीचे आ रही है तो उसके ऊपर भी एक्शन आ रहा है, लेकिन प्राइस अर्निंग्स अगर आप देखो ना सिर्फ इनकी बैंक्स की, तो इस टाइम बैंकिंग सेक्टर तकरीबन सबका सब 2.5 प्राइस अर्निंग्स पे है। 2.5 का मतलब होता है यार, सस्ते में जो चीज मिल रही है ना ले ही जाओ। ये वो वाला चक्कर होता है कि सेल लगा दी, वो वाला सीन होता है। ये 2.5 प्राइस अर्निंग्स पे बैंकिंग ठीक है। वाइज देखा जाए, मिजान बैंक जो है उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाया, रिकॉर्ड प्रॉफिट है। तो मार्केट अगर नीचे आ भी रही है ना तो दे विल गो अप। अब मैं यही बात करता होता हूँ कि देखिए, मार्केट में जब नीचे आना शुरू हो जाए ना, देन यू शुड बी अ बायर इन दैट। ये 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैं ये कहता था कि मार्केट जब नीचे आएंगी, तब ऑल टाइम हाई पे थी। सितंबर 2021 का आप अगर आप मेरा देखो, लईक भाई के साथ मैंने पॉडकास्ट, सॉरी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो था वहां पे कहा था कि मार्केट्स के ऊपर अब थोड़ा प्रेशर आएगा। और अब मैं उल्टा कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में ये रिकवर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वी आर इन अ साइकिल।
और ये साइकिल अब रिकवर करना है, दुनिया भर में भी रिकवर करेगा और पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे रिकवर करेगा। इतनी ज्यादा एग्जांपल्स दी है मैंने, डिफॉल्ट से रिलेटेड भी एग्जांपल्स दे दी, सारों की मार्केट्स ऊपर है, किसी की भी मार्केट नीचे नहीं। अगर पाकिस्तान की नीचे है तो ये ऊपर रिकवर करेगी, बहुत तेजी से करेगी। जी, ठीक है, मैं और समझ गया। और अगर मैं टेक्नोलॉजी पे अगर मैं सॉरी, मैं अगर एक और चीज पूछ लूं कि अगर बैंकिंग तो मैं समझ गया, टेक्नोलॉजी में आपका क्या राय है? चले सिस्टम्स तो सबको पता ही है, बट एवेंसियन जैसे स्क्रिप्ट्स, इस पे क्या है? टेक्नोलॉजी विल बी इन फेवरेबल ना। देखो आप एक्सपोर्ट कंपनीज है वो, ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट कंपनीज तो आईटी की बेहतरीन होनी चाहिए। अभी तो सारे ब्रोकर्स भी आपके यही कह रहे हैं कि दिस सेक्टर कैन बेनिफिट। अच्छा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, फॉर लॉन्ग टर्म करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आप ये देखा करो कि यार बिजनेसेस किसके बेहतर जाएंगे। जिन कंपनीज के बिजनेसेस अच्छे नहीं रहेंगे वो परफॉर्म नहीं करेंगी, जिनके बिजनेसेस आने वाले सालों में अच्छे रहेंगे दे विल ऑटोमेटिकली परफॉर्म। मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, ये नहीं देखता कि इस टाइम रेट क्या चल रहा है, मैं लिटरली ये देखता हूँ कि इस टाइम उसका आने वाले सालों में बिजनेस कैसा रहेगा। और मैं कभी भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लॉसेज ने ड्रॉ डाउन कहते हैं उसको, थोड़ा सा नीचे आ जाता है आपका पोर्टफोलियो, लेकिन आपको लॉसेज अल्लाह का शुक्र है नहीं हुए। तो ये देखना चाहिए कि बिजनेसेस क्या चल रहे हैं, किसका बिजनेस बेनिफिट रहेगा। जी, अगर ये मैं आपने बहुत मिजान अच्छी बात की, शुक्रिया। थैंक यू। ऐसे खान, अगर मैं मिजान बैंक को देखूं ना, तो कोविड रैली का ये अबाउट टू कंप्लीट 78.6% इसकी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट, जो कि तकरीबन 80 के पास बनता है। तो मेरे ख्याल में अभी तो जो इसकी मंथली कैंडल है दैट्स क्वाइट रेड। अभी इसको देखना चाहिए हफ्ता दो, ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट है ये 88 वाला, मे बी हल्का फुल्का अपसाइड आ जाए, बट इसको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए 80 के अराउंड। मेरे ख्याल में इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। समर, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम जी, आ सलाम, आ रही रही है। है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये कह लें कि इसी चीज से रिलेटेड है। जैसे हमारी पीएसएक्स सिस्टम जो है अट्रैक्टिव तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो एसपीआई है वो इस वक्त 31.83 का आया है। एंड अभी जो इसका इम्पैक्ट जो अभी हम एनर्जी प्राइसेस में आने वाली हैं, एंड साथ में हाँ जो हाँ, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, तो कोई जल्दी नहीं तो है, हाँ अच्छी कोई बात है जल्दी पढ़ के नहीं आ है, जाओ, बिल्कुल। हाँ हाँ। जल्दी से तो मेरे सुनने से। ख्याल से हमें एक अच्छी कंपनीज तो निकालनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बेस्ट रेट शायद अभी भी और हमें मिल सकते हैं। जैसे खिजर भाई ने बताया कि मीजान बैंक 80 की तरफ मुझे भी दिख रहा है बिल्कुल जाता हुआ, और वो उसकी होगी अट्रैक्टिव प्राइस, बेशक अभी भी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब एक अच्छी प्राइस और दिख सकती है, जैसे लाइक हमें फराज भाई ने बताया कि जब तक एक हायर हाई लग के लोअर हाई ना लग जाए तब तक तो रैली शुरू नहीं होगी। तो बस नजर रखने की मेरे ख्याल से जरूरत है। एंड देन अगर हम इसको अच्छे स्टॉक्स को, सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में पेनी स्टॉक्स की बात ही नहीं कर रहा, अच्छे स्टॉक्स लाइक जैसे लकी है, लकी खुद बाय बैक करके बैठा हुआ है तकरीबन, खुद अपने आप को ही 434 से मेरे ख्याल से शायद उन्होंने शुरू किया है अपना बाय बैक, और अभी वो इटसेल्फ अपने बायबैक को भी संभाल नहीं पा रहे। मतलब उनके पास खुद भी महंगा पड़ा हुआ है, मतलब लकी के खुद के पास भी एक महंगा शेयर पड़ा हुआ है उन्हीं का अपना। तो एक कंपनी से बेहतर तो हम कंपनी को नहीं जान सकते कभी भी। मतलब कंपनी अपने आप को जानती होगी ज्यादा बेहतर कि हम कितना स्टैंड करेंगे आगे फ्यूचर में। तो बेस्ट रेट का मेरे ख्याल से भी शायद वक्त आना है, शायद इस महीने के एंड पे आ जाए या 2 महीने के बाद है। यार लेकिन समर, बेस्ट रेट आएगा मेरे ख्याल से तो फिर शायद हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाय करें तो बहुत जबरदस्त गेन हासिल कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? यार देखें, बात यह है कि आप सही कह रहे हो कि जो सीमेंट, सॉरी लकी सीमेंट है, जैसे उन्होंने अपना बायबैक किया है, जो कंपनीज होती है ना, उनको अगर लग रहा हो कि हमारे शेयर्स के स्टॉक की प्राइसेस कम है और उनके पास कैश पड़ा होता है, तो वो तब ही बाय करते हैं जब उनको वैल्यू नजर आ रही होती है। अब उसके साथ नीचे चला जाए तो इतना उनके लिए पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ से अगर रिकवर करेगा तो हमें फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। और कैश पड़ा हुआ है तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी होता है कि कई कंपनीज ने, अगर आप इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट जाके देखना शुरू करते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर, ये म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मनी मार्केट में भी करते हैं, हर जगह करते हैं। सो दे नो के भाई किस टाइम पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर उनका शेयर उन्होंने महंगा भी खरीदा है, दे नो के ये रिकवर कर जाएगा डाउन द लेन, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या जब भी करेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न इनको आएगा। ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं, ये बिजनेस वाइज देखते हैं।
सो मेरे हिसाब से अगर इन्होंने बायबैक किए हैं तो कुछ सोच समझ के किए हैं ना। साजिद प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान में शुगर स्टॉक्स जो है बिल्कुल नहीं चलते, और इस साल जो प्रॉफिटेबिलिटी है शुगर स्टॉक्स में वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि अल्लाह अब्बास है और शाह मुराद शुगर मिल है, ये बहुत लो पी पे मतलब चल रहे हैं, लेकिन इनके मतलब रेट, वो शेयर्स के रेट ऊपर नहीं जा रहे। ये स्टॉक मार्केट्स इनमें क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। दूसरा ये यूनिटी यूनिटी का जो रेवेन्यू है वो ज़बरदस्त बढ़ा है और है भी प्रॉफिट में, लेकिन उसमें भी उसकी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी और उसमें बायबैक भी बहुत हो रहा है, लेकिन वो शेयर भी आगे नहीं जा रहा, मतलब ऊपर नहीं जा रहा। इसकी क्या वजह है? थैंक यू। अच्छा देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। एक तो शुगर वाला तो मैं थोड़ा सा ये, अगर मैंने 3-4 महीने पहले देखा था तो जो जहांगीर तरीन की जो कंपनी है उसने तो बड़ा जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर कोई बंदा चेक कर सकता है, मेरे ख्याल से तो 200% से ऊपर था एक साल का रिटर्न। तो उन्होंने तो परफॉर्म किया हुआ है। दूसरी बात है कि यूनिटी के अंदर सिर्फ आप रेवेन्यूज को नहीं देखते हैं। तरीकेकार ये होता है कि आप रेवेन्यूज को भी देखें, फिर आप उसके देखें प्रॉफिट्स भी सही जा रहे हैं कि नहीं, और प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, और कैश के साथ आपका कर्जा वगैरह कम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यूनिटी मेरी लिस्ट में अगर मैं देखा जाए तो मुझे यूनिटी इतना पसंद नहीं है, फंडामेंटली स्पीकिंग। ठीक है, तो शायद इसी वजह से, और अगर कोई चीज मुझे पसंद नहीं होती तो मैं उसको ना टेक्निकली देखता हूँ ना फंडामेंटली उसको मजीद पढ़ता हूँ। तो बाकी फूड सेक्टर के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर सकते हैं। वैसे कुछ ब्रोकर्स यूनिटी को इसलिए भी प्रेफरेबल कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ब्रोकर से सुन भी रहे होंगे तो वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से भी वो बात कर रहे होंगे। अमार भाई, इनके जो दो दो क्वेश्चन थे, पहला शुगर का था, तो उसमें देखें मैंने तो कभी कोई शुगर का स्टॉक ही नहीं खोला। शायद उनमें इतना वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए लिक्विडिटी कम होती है, और वो ज़्यादा कभी सुना भी नहीं मार्केट में उसका इतना। लेकिन मेरा ख्याल है ये अब्दुर्रहमान भाई ने जिक्र किया था, ये एक शुगर की कंपनी उन्होंने नज़र रखी हुई है उस पे। दूसरा जो यूनिटी का है, ऑल्दो इसकी जो पाम ऑयल की प्राइसेस तो बहुत ही नीचे आ गई हैं, और इसकी शायद वही मेन इनपुट भी होती है यूनिटी को, इसको फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अभी जो इसकी अर्निंग रिपोर्ट आई है, उसमें अर्निंग पर शेयर जो है इसका वो तकरीबन 45% डिक्लाइन हुआ है, जो कि ₹2 बनता है। ₹2 फ्रॉम 3.73 है। तो शायद इस डिक्लाइन की वजह से भी जो यूनिटी है ना, उसमें कोई इतनी अट्रैक्शन नहीं है इन्वेस्टर्स की। नहीं, लेकिन यूनिटी का तो सीन ये है ना कि इनका डेप्ट लेवल्स वगैरह भी बहुत ज्यादा है। तो जब डेप्ट लेवल ज्यादा होते हैं ना तो फिर आपकी अर्निंग्स पे भी उसका असर आता है। तो जैसे आप सही कह रहे हो, जैसे पाम ऑयल वगैरह की प्राइसेस नीचे जाएंगी तो उसका यूनिटी को फायदा तो होना चाहिए। तो लेकिन मेरा असल में मैंने आई हैवंट बीन फॉलोइंग यूनिटी, क्योंकि इनका डेप्ट वगैरह लेवल्स वगैरह इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है, और मुझे पसंद नहीं है वो कंपनीज जिनके कर्जे ज्यादा हों। मुझे आई लाइक पर्सनली लाइक कैश रिच कंपनीज। सही है। अगर अगर शायद इन्होंने शाहताज का मेंशन किया था, देखे उसमें 500 का वॉल्यूम लगा हुआ है, तो इस तरह की कंपनी में फिर लोग जाते ही नहीं हैं। शाह मुराद शुगर है, उसमें भी वॉल्यूम जो है 30,000 है। तो इस तरह की कंपनीज में लोग समझते हैं कि अगर हमने स्टॉक ले लिया और समहाउ हमें बेचना पड़ा, एग्जिट करना पड़ा, तो हमें बायर ही नहीं मिलेगा उसके लिए। तो आई थिंक दैट्स वाई उसमें एक्टिविटी समटाइम कम ही होती है। अच्छा, ये आप शुगर की बात कर रहे थे तो मैंने ये सरमाया के पेज पे अपने सामने खोला हुआ है, और मैं हैरान था कि वाकई में इनकी परफॉर्मेंस तो ठीक थी। जी जी। GDWS है वो 53% मेरे सामने अभी लिखा हुआ आ रहा है पिछले एक साल का रिटर्न। 53% अगर किसी कंपनी का रिटर्न आपको मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है, चीज इससे बड़ी बात क्या है। तो अगर जी शुगर का जी रिटर्न अच्छा था तो रिटर्न भी इसने शेयर ने दिया। जी। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दानियाल प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम अमार भाई और खिजर भाई, आप खैरियत से हैं? जी जी सर, मेरा
मेरा क्वेश्चन ये था कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं डॉलर का रेट, वो ऑफिशियली तो अभी 230 हमको नज़र आ रहा है। और अगर हम जो इनफॉर्मल मार्केट है उसके अंदर हम देखें तो 260 के अराउंड, 257 260 के अराउंड मिल रहा है। तो इस वक्त जो IMF की एक कंडीशन है कि आप फ्री फ्लोट के ऊपर ले आए डॉलर को, बिल्कुल नेचुरल जो उसका होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद जब ये कंडीशंस मीट हो जाएंगी तो डॉलर इन दोनों रेट्स के बीच में कहीं आ जाएगा? क्योंकि जो पैरिटी है वो दोनों तरफ एक्सट्रीम्स को जो है वो फोर्स कर रही है जाने को। जो हायर रेट है वो और हाई होता जा रहा है, और जो लोअर गवर्नमेंट ने लो करके रखा हुआ है वो और ज़्यादा पीछे की तरफ आता जा रहा है। तो आपको लगता है ये फिर बीच में आएगा? अच्छा, वैसे ये पैरिटी रखनी नहीं चाहिए। मेरा अपना एक परसेप्शन है कि इसको फ्री फ्लोट ही रहना चाहिए था, और अगर ये मजीद ऊपर जाना जाता था तो उसको चले जाना चाहिए। दूसरी, क्योंकि उससे ये होता है कि कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ता है। अगर इंटरनेशनली जो लोग बैठे हुए रेमिटेंसेस भी इसी वजह से जो है ना रोक के रखते हैं कि जी पाकिस्तान की ये अगर खुद गवर्नमेंट जो है इस तरीके से कर रही है तो शायद हमें रेमिटेंसेस बाद में भेज देने चाहिए, अभी नहीं भेजने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप डॉलर इंडेक्स को भी साथ साथ मद्देनजर रखो ना, क्योंकि पिछले साल जो जब ये मार्केट ये बहुत ज्यादा ऊपर गया था ना USD PKR, तो उसकी बहुत ज्यादा वजह ये भी थी कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा था। अब आप डॉलर इंडेक्स को देखो, पिछले 3 महीने में बड़ा तेजी से नीचे गिरा है। मैं इसी वजह से थोड़ा सा बुलिश होता हूं कि इंटरनेशनली भी चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए फॉर आवर लोकल मार्केट एज वेल। डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, और मैंने कई वीडियोस भी सरमाया कम्युनिटी पे डाली थी। अक्टूबर अपॉर्चुनिटी वाली थी, एक सितंबर अपॉर्चुनिटी वाली थी, और वहां पे मैंने शो किया था कि इसने नीचे आ जाना है, क्योंकि CPI जो है वहां पे सेंस नहीं बन रही कि इतना ऊपर रहेगी। अगर वो नीचे आ रहा है डॉलर इंडेक्स, तो इसका असर आपके USD PKR पे भी आना चाहिए। ठीक है, चाहे चलो अब नीचे ना आए इसका USD PKR, लेकिन एक कांस्टेंट लेवल पे आना चाहिए। तो मेरा तो यही ज़हन है कि अगर आपके थोड़ा बहुत रिजर्व्स हल्के से बढ़ भी जाएंगे तो आप ये यहाँ से बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाओगे। मुर्तजा। बहुत शुक्रिया खिजर भाई। अच्छा अमार भाई, मेरा एक सवाल था ये टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से, कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट्स के लिए। और एक मसला हमारे साथ यकीनन हुआ है कि हमारी क्रॉप ख़राब हो गई है कॉटन की। लेकिन इसमें बांग्लादेश की एक एग्जांपल है कि बांग्लादेश के पास भी कॉटन नहीं होती। वो सब इंपोर्ट करता है और उसमें वैल्यू ऐड करके फिर एक्सपोर्ट करता है। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर टेक्सटाइल सेक्टर? और बाकी ये है कि आप वो जो बात कर रहे थे JDWS शुगर बिल्स की, इसकी जहांगीर तरीन वाली, उसका ये रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। 6 मंथ्स में 152% था, मई में 190 रुपीज़ पे था, और अक्टूबर में 480 तक गया था। तो मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली टेक्सटाइल के लिए था। थैंक यू। मुर्तजा, आप तो NCL के फैन हैं, और अभी NML की भी कोई न्यूज़ थी, उन्होंने कोई एक्वायर की है कंपनी। तो स्विच कर रहे हैं या बैठे हुए हैं NCL में? नहीं, मैंने NCL को स्विच नहीं किया, लेकिन मैं उसमें फर्दर ऐड करने का सोच रहा हूँ इन लेवल्स पे। वैसे तो मुझे टेक्निकली 15 का लेवल लग रहा था, 15-16 का, लेकिन आई थिंक जो अभी करंट लेवल है वो भी बहुत अच्छा है 20 रुपीज़ का। सही। अमर भाई। मुझे लगता है उनकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। बहरहाल मैं टेक्सटाइल को थोड़ा सा इस तरह से भी कवर कर लेता हूँ। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को पता ही है LCs वगैरह पे थोड़ा सा उन्होंने बैन शैन लगाया हुआ है। तो हमारा मसला भी है कि थोड़ा सा हमने इंपोर्ट भी करनी पड़ी है, कॉटन की भी हमें शॉर्टेज का मसला पड़ा हुआ है। तो लेकिन इंटरनेशनली कॉटन की प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं, तो ये भी एक दैट्स अ गुड साइन। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है हमारा जो मसला है वो LCs वाला है। LCs का मसला जैसे ही हल होगा ना, तो हमारा रॉ मटेरियल है ना, ये टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और आपके जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल, तो मेरे हिसाब से आने वाले कुछ 1-2 साल के बाद ये परफॉर्म करेगा। लेकिन मैं जो टेक्सटाइल का मद्देनजर रखता हूँ, ये रखता हूँ कि दिस इज लाइक अ सिक्लिकल, सिक्लिकल तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट जब थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये थोड़ा सा सेक्टर फेवरेबल हो जाता है। तो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। हेलो नो, जुनेद, आपका दूसरा क्वेश्चन है कोई? जी, जुनेद। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा अमर भाई से, कि काइंडली इस वक्त की सिचुएशन में मुझे 3 या 4 फेवरेट स्टॉक्स आप अपने बता दें तो
बहुत मेहरबानी होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. सो व्हाट इज योर टेक इफ आई आस्क यू अबाउट जस्ट थ्री? थैंक यू. अच्छा, मेरा असल में ये सीन होता है कि मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग करता रहता हूँ, तो शिफ्टिंग के हिसाब से मार्केट की पर्सपेक्टिव के साथ से मैं चलता हूँ. अगर अभी देखा जाए तो बैंक्स अच्छे हैं. मिजान बैंक भी इज गुड, फैसल बैंक इज गुड, वो बेहतर हैं. और ऑयल में पीओएल इज गुड, मारी इज गुड. पीपीएल एंड ओजीडीसी कैन बेनिफिट अ लॉट, क्योंकि अगर आपने सरमाया की बाकी भी जो पॉडकास्ट ट्विटर स्पेसेस अगर आपने सुनी होंगी, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात कर रहे थे, जैसे ही गैस की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो ये पीपीएल एंड ओजीडीसी वगैरह को थोड़ा सा फायदा होगा. तो ये इस तरह की जो फायदे होते हैं वो इनको हो सकते हैं. तो आई आई थिंक सेक्टर वाइज तो बैंक्स को मैं पिक करूंगा पहले, एंड देन ऑयल सेक्टर वाला इज द सेकंड पार्ट, और थर्ड वुड बी आईटी. तो आईटी में सिस्टम्स ऑलरेडी मैंने खरीदा हुआ है और बहुत जबरदस्त रिटर्न मुझे उसने दे दिया हुआ है पिछले एक साल का. 40-50% से तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही है. तो ये रिटर्न्स एक साल के बेहतर हैं. अब जैसे ही थोड़ा सा आगे जाके कंडीशन चेंज होगी, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज होंगे, उस टाइम पे मैं कंपनी फिर एनालाइज करूंगा कि कौन कौन सी बेहतर है, कहाँ मैं शिफ्टिंग कर सकता हूँ जहाँ पे रिटर्न मुझे ज्यादा मिलेगा. तो ये मैं शिफ्टिंग मेरा अपना जो है स्ट्रैटेजी वो शिफ्टिंग पे चलती रहती है. एक एक साल के बाद आई डू एनालाइज माई स्ट्रैटेजी, और मैं देखता हूँ कि आने वाले साल में कौन कौन सी बेहतर रहेंगी. थैंक यू. मिलेट ट्रैक्टर को आप कहाँ देख रहे हैं, लाइक जस्ट एज अ लास्ट क्वेश्चन? एमटीएल को मैंने पिछले साल कहा था कि इसे थोड़ा सा अवॉइड कर लें, जितनी इसमें से जान थी वो निकल गई भी है, और तब से वो नीचे आता जा रहा है. लेकिन ये बड़ी कैश रिच कंपनी है, सो आगे जाके इसको, ये वैसे ब्लू चिप कंपनी है, सो इसको आपको बहुत लंबा होल्ड करना पसंद है तो आप कर सकते हो. ओके, आई मीन ये प्राइस इस वक्त जो प्राइस रेंज है वो ठीक है या फर्दर उसका वेट कर रहे हैं? नहीं, मैंने 500 एक्चुअली से प्राइस नीचे बहुत अच्छी प्राइस है. मैंने इसका चार्ट शेयर किया था ट्विटर पे, देख लें इसका चार्ट. वो 460 के करीब कुछ कह रहे हैं एग्जैक्टली. हाँ, अभी ये 500 प्लस पे है. 460, जी 500 से नीचे आप थोड़ा थोड़ा करके अकोमोलेट कर सकते हैं. अब बॉटम का तो रियल पता नहीं है, बट मेरा पिवट इसका 500 है. 500 देखें, अभी तोड़ नहीं रहा. कुछ लोगों ने तो मजाक भी किया था, बट आई एम वेरी हैप्पी के 500 का पिवट है. 500 ये मेंटेन कर रहा है. ठीक है, थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. हसीब साहब प्लीज गो अहेड. हसीब. अच्छा, मैं कुछ लोगों को ना रिमूव कर देता हूँ. मैं अपोलॉजीज, क्योंकि वो रिक्वेस्ट आई होती हैं तो उनको मैं ऐड नहीं कर पाता इसलिए. और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना एक बार जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो बेशक पूछ लिया करें 2-2 क्वेश्चन, बट वो जब दोबारा आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो फिर मैं फ्लोर दे नहीं पाता ड्यू टू अदर रिक्वेस्ट. हसीब. हमाद साहब प्लीज यू गो अहेड. हमाद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हमारे पास दो कैटेगरीज ऑफ स्टॉक भी होती हैं, जिसमें यंग कंपनीज होती हैं जो जिनका अभी रिसेंटली आईपीओ आया हुआ होता है, वो 2-3 साल पुरानी होती हैं, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास स्टैब्लिश कंपनियां होती हैं. तो अगर हम पोर्टफोलियो बनाएं और ऐसी यंग कंपनीज को देखें जिनका ईपीएस पॉजिटिव रहा है और वो ग्रोथ कर रही हैं और उनके एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, तो अगर हम पोर्टफोलियो बनाएं तो हमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, एस्टैब्लिश कंपनियों को या यानी कि या जो यंग कंपनीज हैं, या अगर दोनों का ही हमने कैटेगरी को ऐड करना हो तो हमारी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन परसेंटेज वेटेज क्या होनी चाहिए? तो ये मेरा क्वेश्चन था. यार देखें, इसमें डिपेंड करता है, जो कि मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ ना, कि आप कोई किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हो. अगर आपको ग्रोथ पसंद है तो ग्रोथ में चले जाएं, ग्रोथ स्टॉक्स में चले जाओ. अगर आपको ब्लू चिप एस्टैब्लिश कंपनीज पसंद है तो आप एस्टैब्लिश कंपनीज में भी जा सकते हो. जो एलोकेशन मैं ज्यादा तरजीह देता हूँ वो मैं जो डिजाइन हमने इस तरीके से किया हुआ कि आई टीच यू ऑल द स्टफ जो कि रिलेटेड होता है स्टॉक मार्केट से ऊपर. जो कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि आपके बिजनेस एनालिसिस के अंदर होती हैं, कि बिजनेस एनालिसिस वाइज आपको ये पता लग रहा होता है कि लेट्स सपोज कोल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं या ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, और एकदम से आपको सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने टूवर्ड्स रियल स्टेट, यानी कि एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया. तो क्या होगा कि एकदम से आपके सीमेंट के स्टॉक्स रैली करना शुरू कर देंगे, और जो कोविड के बाद इसी वजह से किए थे, और 5 टाइम्स रिटर्न भी कई कई स्टॉक्स में आपको मिला था. तो ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म बंदे हो तो आप ब्लू चिप्स वाले में चले जाओ,
या अगर आप ग्रोथ वाले स्टॉक्स में जाना चाहते हो ग्रोथ वाले में चले जाओ, साल के बाद शिफ्टिंग करना चाहते हो शिफ्टिंग कर लो। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी। और इसके अलावा जो हम ये भी सिखाते हैं कि पोर्टफोलियो को इस तरीके से आपने एलोकेट करना है। आइदर स्टॉक मार्केट में अगर आपको लगता है बेनिफिशियल है तो थोड़ा कितना परसेंटेज आप उसमें जाओ, अगर आपको ज्यादा बेहतर लगता है तो ज्यादा चले जाओ, लेकिन एट द एंड ऑफ द गेम इट इज ओपन टू यू कि कितना आपको फेवरेबल लगता है या इजी लगता है कि ये एलोकेशन मेरे लिए बेहतर है। जी, बिल्कुल, इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह के इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं और आपके जो प्लान्स हैं वो क्या हैं। मेरा ख्याल है एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल तो इसके लिए नहीं है कि किस साइड में जाना चाहिए। आई ऑलवेज लाइक टू गो फॉर ग्रोथ सेक्टर्स, बट सम टाइम जब वोलेटाइल मार्केट होती है उस टाइम डिविडेंड वाले भी ऐड किए हैं, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा है, अगर हम डिविडेंड के पीछे जाते हैं, डिविडेंड तो 13% होगा, 16%, तो वो भी इतना कम्पीट भी नहीं सम टाइम कर पाते। तो मेरा ख्याल है ये हर एक की स्ट्रैटेजी ना देखनी चाहिए कि आपका गोल क्या है, पर्पस क्या है, करना क्या चाहते हैं। देन यू कैन डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी। ये डिपेंड भी करता है खिजर भाई। देखें अब बाकी अगर किसी ने और भी क्वेश्चन जिनके भी हैं, ये है कि कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमी, दुनिया की जी, भी और आपके मुल्क की भी। अभी मैंने 3 महीने पहले क्या किया था कि मैंने थोड़ा सा ये कहा था कि यूएसडी नीचे आने वाला है, DXY यानी कि नॉट यूएसडी पी किया, डॉलर इंडेक्स नीचे आने वाला है। तो उस टाइम पे आप गोल्ड को देख सकते हो। आप गोल्ड उस टाइम अगर आपने खरीदा होता तो ये 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 1,40,000 पे तोला था और अब तकरीबन 185 पे आ गया। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। 30% का रिटर्न तो आपको यही मिल गया ना 3 महीने के अंदर, बहुत कम मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस टाइम पे क्या सिचुएशन बन रही है। मैं खुद भी नहीं बता सकता, लेकिन ये होता है कि आप मैक्रो इकोनॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं कि भाई इन्फ्लेशन नीचे आने वाली है या कहाँ पे जाएगी, तो कौन कौन सी चीजें चलेंगी, एंड दैट इज जी, व्हाट वी टीच एज वेल। जी। अबू मुराद साहब, सॉरी आप बड़ी देर से हैंड रेज़ किया हुआ है आपने। कोई मसला नहीं सर। खिदर सर, अमार यासीन सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम सर सलाम। सवाल तो नहीं है, इस तरह नहीं है। मैं खुद ऑलरेडी PSX में इन्वेस्टेड, बस आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय 2 सेंट्स और आपकी भी मायराना राय जानना चाहूंगा। तो मेरी जाती राय में इस वक्त पोर्टफोलियो जो है ना वो रीबैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे सिक्लिकल सेक्टर्स जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस और इंपोर्ट बेस्ड सेक्टर्स की वजह से जो है वो फिलहाल आगे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा, अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे कम है। अभी देखना ये है कि अव्वल तो हमें मिलता कितना है और हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स पे जो है वो इस वक्त जो है ना वेट एंड सी है। जिस तरह EPCL ने बहुत अच्छा रन दिया, बट जैसे ही PVC के मार्जिन नीचे आना शुरू हुए, इट लॉस्ट 50% ऑफ इट्स वैल्यू। सो देर अब वहां पे हैंग ऑन करने का कोई इशू नहीं है। अब मतलब मेरी जाती राय में यही है कि अभी हमें थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखने की जरूरत है कि हालात किस तरफ जाते हैं, और अपने पोर्टफोलियोज या इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उसके हिसाब से रीबैलेंस करने की जरूरत है। बस आपकी राय जानना चाहूंगा इसके बारे में। बिल्कुल नहीं, आप आप सही बिल्कुल सही कह रहे कह हैं। रहे हैं। और मेरा जी, भी मैं तो यही शुरू दिन से यही कहता हूँ कि पोर्टफोलियो पहले तो बनाना सीखना चाहिए। पहले ये पता होना चाहिए किस सिचुएशन में कौन सी चीजें चलेंगी। और मैंने अगर आपने शुरू से सुना होगा तो मैंने ये बात की थी कि हम ये कर रहे हैं कि मैं पोर्टफोलियो जो है ना हर 15 दिन के बाद थोड़ा बहुत शेयर करना शुरू कर दिया मैंने। और उससे ये होता है कि जैसे भी मार्केट जो है -5% परफॉर्म कर रही है तो मेरा पोर्टफोलियो +5% है। क्यों है? क्योंकि मैंने बैलेंसिंग इस तरह से रखी हुई है, कुछ मनी मार्केट है, कुछ गोल्ड है, कुछ स्टॉक्स हैं। तो ये सारे की कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन दैट इज बेटर, और उसके बिहाफ पे इट इज परफॉर्मिंग। और आने वाले टाइम पे अगर कोई शिफ्टिंग होगी, मतलब कोई बेहतर रिस्क ऑन ज्यादा अच्छा होगा तो मैं रिस्क ऑन में चला जाऊंगा। यही तो चीज हम सिखाते हैं बेसिकली इन इन द कोर्स। सो दैट इज व्हाट आई थिंक होना भी चाहिए। थैंक थैंक यू अमार भाई। और मैं इसी पे ऐड करूंगा कि देखें, अमार भाई ने बार बार ये कहा है कि शफलिंग करनी चाहिए। और जैसा हमने शुरू में मेंशन किया था कि सरमाया की अगर वेबसाइट देखें तो वहाँ पे पोर्टफोलियो की ऑप्शन है। आप अपना एक डमी पोर्टफोलियो बनाएं या रियल पोर्टफोलियो बनाएं जो है, और उसको KSE 100 के साथ आप बेंचमार्क करें और देखें कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है।
और अगर रीशफल नहीं करते तो यहाँ मैं आपको एक अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने शुरू में जब मार्केट अच्छी थी तो 10-15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया था। उसमें मुझे बहुत कंपनी अच्छी लगती थी, फॉर एग्जांपल इंटरलूप है, अच्छी कंपनी है। उसके बाद आप देख लें जैसे मुगल या INIL है, या इस तरह बहुत सारी कंपनी हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, सर्ल है। लेकिन एक वक़्त आया कि उनसे मैंने एग्ज़िट किया, क्योंकि जैसे-जैसे मैं सीखता गया, मैंने अंडरस्टैंड किया कि आपको सेक्टर्स की और मार्केट की डायरेक्शन भी देखनी है। जो सेक्टर्स आने वाले दिनों में, वीक्स में, महीनों में चलने हैं, उनमें शिफ्ट हो जाएँ, और जो नहीं चल रहे उनसे एग्ज़िट कर जाएँ। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि 10 स्टॉक्स में से 5 किए, और उन स्टॉक्स में गया जो यहाँ पे हम वीकली स्पेस करते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, और जो भी तकरीबन अच्छे स्टॉक्स बताए जाते हैं या अच्छे सेक्टर्स हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में ग्रो करेंगे, तो उनमें फिर स्विच करने से काफ़ी पोर्टफोलियो जो है हेल्दी है, और उसमें आई वुड से कि इट्स बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। तो reshuffling is a key, I must say. 555. जी मेरे सॉरी, मैंने गलती से म्यूट कर दिया सबको। अनम्यूट कर लें 555। अमार भाई आप भी अनम्यूट कर लें बाद में। 555 आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें। जी मेरे दो सवाल थे। एक तो ये जी। मैं पूछना चाहूंगा कि ग्लास सेक्टर को भी आप सिक्लिकल देखते हैं सीमेंट की तरह, और दूसरा जैसे एक कंपनी है ट्रीट, आती है बाहर फूड कैटेगरी में है मगर ये बनाती रेजर ब्लेड्स है, इस तरह की कंपनीज को आप किस तरह के फैक्टर से एनालाइज करते हैं? अच्छा, मेरा तो बेसिक हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम 4 डिफरेंट एनालिसिस सीखते हैं, जिसमें एक फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, एक वैल्यूएशन एनालिसिस होता है, एक मैनेजमेंट एनालिसिस होता है, और बिजनेस एनालिसिस होता है। तो इन 4 चीजों को पढ़ के ना फिर हम ये एनालाइज करते हैं कि इनमें स्टॉक्स कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, ग्लास वाला सेक्टर अगर आप देखा जाए तो मैं क्या करूंगा, ग्लास सेक्टर को देखूंगा पहले ये हिस्टोरिकली इसका क्या ट्रेंड चलता रहा है, कि सिक्लिकल रहा है, सिक्लिकल, क्योंकि ये है भी एक सिक्लिकल सेक्टर, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री चलती है रियल एस्टेट की तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा इसका भी रुझान होता है। अब जब सिक्लिकल का टाइम आएगा ना तो मैं क्या करूंगा कि सारे स्टॉक्स को एनालाइज करूंगा जो कि इनमें से बेहतर लगेगा, तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। वैसे मैं ग्लास सेक्टर को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन दिस इज हाउ वी डू एनालिसिस। हम 4-5 चीजों को इकट्ठा रख के, काफी पैरामीटर्स हैं, उस सबको स्टडी करके फिर एनालाइज करते हैं कि विच इज द बेस्ट वन टू इन्वेस्ट। जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम खिज़र साहब। जी वालेकुम, प्लीज जी गो अहेड। मैं पावर सेक्टर के बारे में जानना चाह रहा था, स्पेशली हबको के बारे में, कि इसको आप कैसे देखते हैं करंट कंडीशन में? अच्छा देखिए, आपको म्यूचुअल फंड्स का इस टाइम फेवरेट अब बना हुआ है, सबसे ज्यादा जो है उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही है। इसमें दो तीन जो है वो थोड़े से मसले आपको पिछले दिनों शायद आपने देखा भी होगा कि एक LC को लेके थोड़ा प्रॉब्लम था, और कोई चाइना की भी आपस में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैंने वैसे इसको 1-2 महीने से इसको चेक नहीं किया, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड ने इसको भर के रखा हुआ है, और अगर भर के रखा हुआ है तो दिस मीन्स के आने वाले टाइम में शायद ये परफॉर्म भी कर जाएगा। पावर सेक्टर के अंदर जो है सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो ये ही है। लेकिन पावर सेक्टर में एक और चीज है कि ये पूरा सेक्टर जो है ना, ये डिविडेंड्स वाली साइड पे जाता है, और डिविडेंड्स जो है ये तब ही देते हैं जब ये इसका सर्कुलर डेब्ट जो पाकिस्तान का मसला होता है थोड़ा सा बेहतर होने वाला होता है, तो वो फिर डिविडेंड्स दे देते हैं। थोड़ा सा और मसला शुरू हो जाता है फिर वो डिविडेंड्स रोक देते हैं। तो ये सिचुएशन भी है, लेकिन 2 महीने से पहले मैंने इसको फॉलो किया था, उसके बाद से मैं इसकी न्यूज अभी फॉलो नहीं कर रहा। एहसान साहब, एहसानुल्लाह। जी थैंक यू खुजर भाई, अस्सलाम वालेकुम ऑल। जी वालेकुम सर मेरे सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, जरा सप्लिटेड फॉर्म में थे, तो मैं मेरे ख्याल 1 बाय 1 कर लेता हूँ, तो काइंडली उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सर एक तरफ जो आप नॉर्मली बल्कि कोई भी जो फंडामेंटल कोर्सेज या एनालिस्ट हैं
वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही प्रमोट करते हैं या वो उसके फेवर में होते हैं। जबकि टेक्निकल जो एनालिसिस है वो हमें ट्रेंड को पकड़ना जो है वो सिखाते हैं कि जी कि आप अपने उस पे सर्च आउट करें, और आपको जब ट्रेंड मिले तो 20% की 30% की जो रैली मिलती है आप उसी को लेकर जो है वो बस निकल जाएं, और उसके बाद आप कुछ और जो है ना वो तलाश करें। तो वुड यू थिंक कि कौन सी अप्रोच सर जो है वो बेहतर रहती है? क्योंकि डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस में भी हम देखते हैं कि चलता वही है जिसके फंडामेंटल मजबूत होते हैं। तो एक तो काइंडली ये जरा मुझे इसकी एक जस्टिफिकेशन इन अदर वर्ड्स बता दीजिए कि जो हम ये इतनी, जैसे आपका कोर्स भी है लाइक जो भी आपने बताया कि आप ये 4 डिफरेंट किस्म के एनालिसिस करवाते हैं, तो क्या इस तरह हमें करने की क्या जरूरत है जबकि हमें टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी सारा कुछ ही बता रहे होते हैं? तो देखिए मेरा ये क्वेश्चन जो है, एट द एंड हम क्या करते हैं कोर्स के एंड में आई गिव लिस्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैटेगरी क्या होती है कि बेसिकली अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप डे ट्रेडिंग में आ जाएं, अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप एक्टिव थोड़ा बहुत मतलब हर 1 महीने बाद या 3 महीने बाद ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस तरीके से कर लें। अगर आपके पास उससे भी कम टाइम है तो 6 महीने की देख लें या साल में एक आध दफा देख लें। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन्वेस्टर हैं। दोनों ही चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स भी इस टाइम पे और टेक्निकल्स भी इस टाइम पे। ठीक है, अगर फंडामेंटली बेसिकली अगर आपको पता हो चीजें कि कौन कौन सी चीज किस टाइम पे चलती है तो आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी आने वाले टाइम में। अब डायरेक्शन डे ट्रेडिंग के अंदर भी पता लग सकती है, ये इतना छोटा भी होता है, लेकिन खैर ये फॉरेक्स के अंदर ज्यादा चलता है। तो डे ट्रेडिंग के अंदर भी फंडामेंटल्स काम करते हैं, अगर महीने के देखा जाए तब भी फंडामेंटल्स काम करते हैं। जैसे मैंने गोल्ड की एग्जांपल दी थी, तो गोल्ड को मैं फंडामेंटली बता रहा था आज से 3 महीने पहले कि डॉलर इंडेक्स गिरने वाला है। टेक्निकली अगर आप देखे जाए तो अगर आपको फंडामेंटल्स का नहीं पता तो आप क्या करोगे, पे एंट्री ले लोगे तो थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आप उसको फंडामेंटली देखें कि आने वाले कुछ महीनों में बेहतर रह सकता था, तो क्या होता है कि आप उसको बार बार भी ट्रेड कर सकते हो या उसको होल्ड कर सकते हो किसी टाइम के लिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इट्स अ किलर कॉम्बिनेशन। एंड देन कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हो, उसको होल्ड भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। थैंक यू अमार भाई। अमार भाई 2.25 घंटे होने वाले हैं, हम बस लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद क्लोज करते हैं। जहां साहब आपका दूसरा क्वेश्चन है कोई? जी, मेरा वो निशात मिल से रिलेटेड है कि करंट रेट पे इसको कैसे देखते हैं, और जो रिसेंटली अभी इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है कि इसने कोई डेनमार्क में एक कंपनी भी बाय की है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं तो ओवरऑल टेक्सटाइल के हिसाब से देखता हूँ। अगर ये टेक ओवर भी कर रहे होते हैं किसी कंपनी में या कोई एक्विजिशन भी चल रही होती है तो वो मेरे लिए सेकेंडरी चीज है। मैं ये देखता हूँ कि कंपनी ओवरऑल पहले कैसे जा रही है। तो एनएमएल से बेहतर कुछ और भी हैं टेक्सटाइल के अंदर, लेकिन ओवरऑल अभी टेक्सटाइल, अगर पहले भी क्वेश्चन हो चुका है तो टेक्सटाइल को मैंने कवर अप कर दिया था कि आने वाले कुछ साल के लिए तो बेहतर आ जाएंगी, हो सकती हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट रिलेटेड भी होती हैं, कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं। और जितना डॉलर ऊपर अगर जाता जाए डेप्रिशिएट करेगा, पीकेआर डेप्रिशिएट करेगा तो इन कंपनीज को फायदा भी होगा। तो बाकी किसी और कंपनी को देख लें। आई डोंट थिंक कि निशाद मिल्स उस तरह से अच्छी है जिस तरह की बाकी सेक्टर पड़ा हुआ है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फरुख ज़िया साहब से। फरुख ज़िया। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट रेट इस वक्त तो इंक्रीजिंग साइड पे है और आफ्टर सर्टेन टाइम 5 और 6 मंथ्स इन्होंने शायद डिक्लाइन स्टार्ट होना है, लेकिन ये जो डॉलर फ्री फ्लोट होना है तो इन दोनों को वो उसका इम्पैक्ट नेगेट नहीं कर देगा इंटरेस्ट रेट का, और इन्फ्लेशन हमारी दोबारा जाएगी क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड जो सा कंट्री हैं, इकॉनमी हमारी उस पर चलती है। जी फारूक और भाई, इस थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। आप फारूक भाई जो है मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट हैं, और अब तो 3 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं माशाल्लाह। तो अच्छा, जी फारूक भाई बात ये है कि डॉलर इंडेक्स भी को हमने मद्देनजर रखना है ना। डॉलर इंडेक्स इस टाइम पे नीचे आना शुरू हो गया हो, तो जब ठीक वो है। नीचे आएगा तो उसका भी इम्पैक्ट आपके यूएसडी पीकेआर पे आएगा। अगर वो इम्पैक्ट आपका पॉजिटिव आ गया तो दिस मींस कि आपके स्टॉक मार्केट वो आपके लिए सारे रिस्क ऑन एलिमेंट्स वगैरह खुल जाएंगे। तो उसको भी ग्लोबल सिनेरियो को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त लोकली जो है ना, जो मेरी कुछ स्टडी है, जो बैंक फोरकास्ट कर रहे हैं और जो मल्टीनेशनल्स इस वक्त जो फोरकास्टिंग कर रही है वो $300 प्लस पे वो कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो नहीं, ये अभी ये इम्पैक्ट देखना पड़ेगा ना कि आगे आईएमएफ की सिचुएशन क्या बनती है, किस तरीके से होता है। अगर वो बढ़ता है तो हमें एक्सपोर्ट वाली कंपनीज में जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो तब भी रिस्क ऑन वाली साइड पे हम देख सकते हैं। लेकिन ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी कि क्या कितना फेवरेबल हमारे लिए होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक लाइक साहब से गुजारिश है कि ये जो वेबसाइट है सरमाया, इसके ऊपर डार्क मोड अगर वो ऐड कर दें तो, क्योंकि जिनकी नज़र वीक है उनके लिए प्रॉब्लम होता है ज़्यादा स्क्रीन देखने से। और नंबर 2 सर, थोड़ा सिरले के बारे में बता दीजिएगा। किस चीज के बारे में, सॉरी? सर फार्मेसी सिरले। सर्ल के बारे में? जी जी। अच्छा, फार्मेसी का तो थोड़ा सा ये चल रहा है कि ये मेडिसिन की कोई न्यूज़ चल रही थी लेटली, उसको मैंने दोबारा फॉलो अप नहीं किया। लेकिन फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं वो भी थोड़ा सा जब इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आना शुरू होते हैं तब थोड़ा सा परफॉर्म कर जाती हैं। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी। जैसे ही थोड़ा सा बेहतर होगी, सिचुएशन बेहतर होगी, दे कैन एक्चुअली रैली। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज अवेलेबल है। और दूसरा, वो लाइक भाई इनको सेपरेट चार्ज कर लें और वो डार्क मोड डाल दीजिएगा। या प्रो लॉन्च करें लाइक भाई। अमर भाई, 3 लोगों की रिक्वेस्ट है बट अभी मैंने एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, वीकेंड भी है और आपको शादी मुबारक, भाभी को भी टाइम देना चाहिए, ऐसा ना हो डंडा लेके आ जाएं अभी। तो हाउ सही डू यू बात से, है। एंड कर दें? जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो जी जी। मच। अच्छा, बहुत बहुत माजरत जिनके क्वेश्चन नहीं ले पाए। उस्मान साहब ने अभी रिक्वेस्ट की थी, हसीब साहब हैं और अकबर साहब हैं। बहुत बहुत माजरत कि आपका मैं आपको माइक नहीं दे सका। इंशाल्लाह अगली बार सही। थैंक यू वेरी मच सबका, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अमार भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विल स्पीक थैंक टू यू सो यू मच, अगेन थैंक यू लेटर। सो मच एवरीवन।